गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। पवन बेटा, जब हम डिस्कशन करेंगे तो मैं वहां आपकी डाउट ले लूंगा। हाँ, जब हम डिस्कशन करेंगे पवन बेटा, तो वहां मैं आपके डाउट ले लूंगा। ऑलराइट, आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? क्या बात है? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप पूरी ताकत से लग रहे होंगे। और मजे की बात है कि मेरे पास बहुत सारे बच्चों ने मैसेज किया कि सर सारा होमवर्क कर लिया। मैंने होमवर्क ज्यादा दिया था, आपने कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। और जिन लोगों ने नहीं किया उनके लिए नेक्स्ट क्लास का होमवर्क मैं देता हूं। और आज की क्लास जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, मुझे आप सबका ध्यान भी चाहिए होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्लास स्टार्ट करने के पहले आपको मैं होमवर्क दे दूं। जब तक बाकी बच्चे ऑनलाइन आ रहे हैं, बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले आपको मैं होमवर्क दे दूं। हमारा जो नेक्स्ट क्लास का होमवर्क रहेगा बच्चों, नेक्स्ट क्लास का जो होमवर्क रहेगा वो रहेगा नंबर वन। जिस सीक्वेंस में दे उसी सीक्वेंस में करेंगे। जितना पहले कर लिया वो करने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहला होमवर्क रहेगा ऑल इलस्ट्रेशन। ऑलराइट, दूसरा हमारा होमवर्क रहेगा बिगिनर बॉक्स ऑल। तीसरा हमारा होमवर्क रहेगा एक्सरसाइज ऑल। चौथा हमारा होमवर्क रहेगा एक्सरसाइज 3 ऑल। और नेक्स्ट हमारा होमवर्क रहेगा एक्सरसाइज 2। बच्चों, आप सभी इसी सीक्वेंस में होमवर्क करें। होमवर्क का सीक्वेंस नहीं बदलें। सबसे लास्ट में एक्सरसाइज 2 करें। सारी थ्योरी सारा फॉर्मूला रिवाइज करके करें। तभी मजा आएगा जब सारे सवाल आपसे लाइन से बनेंगे। ऑलराइट, तो एक्सरसाइज 2 आप सबको सबसे लास्ट में करनी है। मैंने आप सबसे कहा था कि एनसीईआरटी, तो अगला जो आपका होमवर्क रहेगा जो कल के बाद रहेगा, ये कल का होमवर्क है, किसी कीमत पे कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो कल अभी मैं इतना होमवर्क देता हूं, बाकी होमवर्क आपको नेक्स्ट क्लास में दूंगा। अभी फिलहाल कल के लिए चैप्टर इक्विलिब्रियम से इतना होमवर्क चाहिए और सभी बच्चे इसे जरूर कर लें। मैं आपसे और कुछ डिमांड नहीं कर रहा हूं, केवल मॉड्यूल का कल हम रखेंगे डिस्कशन, वो हो जाना चाहिए। ऑलराइट, असदुल्ला बेटा, जो भी आपके डाउट हैं आप मुझे क्लास के बाद कॉल करना, अदरवाइज कल डिस्कशन होगा तो हम सारे डाउट ले लेंगे। एक बात और शुरू करने के पहले, बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज करते हैं कि सर हमारे पास मॉड्यूल नहीं है या हमारे पास पुराना मॉड्यूल है, ऐसा वैसा। ऑलराइट, तो उसके लिए मैंने एक सोल्यूशन सोचा है और मैं कोशिश करूंगा आज हो जाए। सोल्यूशन ये सोचा है कि आपके जो भी प्रॉब्लम डाउट हो, जैसे एक होता है कॉमन डाउट, है ना, तो आपके जो भी डाउट कॉमन है, मैं क्या करूंगा, उन सभी सवालों की इमेज स्लाइड में लगा के सीधे डिस्कशन करूंगा। मतलब अभी तक क्या होता था, जब मैं डिस्कस करता था तो मैं ऐसे बोलता था एक्सरसाइज 1 का सवाल नंबर 50। अब किसी बच्चे के पास मॉड्यूल नहीं है या किसी बच्चे के पास पुराना मॉड्यूल है, तो वो 50 सवाल को समझ ही नहीं आता था। तो मैंने उसका सोल्यूशन ये सोचा है, हो सकता है आपको आसानी होता कि मॉड्यूल की समस्या खत्म हो। क्योंकि देखो यार, कॉमन डाउट जो है ना, अपने को वो डिस्कस करने हैं। तो मैं क्या करूंगा, जो क्वेश्चंस होंगे उनकी इमेज स्लाइड में लगा दूंगा, है ना। तो आप सबको क्या करना उसके लिए सुनिएगा। आप सभी लोग जिनको जिनको डाउट है, जिनको जिनको डाउट है, तो मैं वहां से कॉमन डाउट, एक तो मैं बताऊंगा क्या क्या डाउट होते हैं। फिर भी किसी बच्चे के जो डाउट है वो आप मुझे क्वेश्चन नंबर, एक्सरसाइज नंबर के साथ मैसेज कर देना। राइट, आप सभी के पास मेरा नंबर है ही सही। आप मुझे जब मैसेज करोगे तो मैं उन उन क्वेश्चंस की इमेज सेलेक्ट करके ही वहां पे लगा दूंगा स्लाइड में। और जब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे तो फटाफट आपके सामने सवाल दिखेगा और फटाफट उसका हम डिस्कशन कर लेंगे। तो आपको सवाल ढूंढना नहीं पड़ेगा, मॉड्यूल में टाइम बचेगा। जिस बच्चे के पास नहीं है उसको भी सवाल मिल जाएगा। और बेस्ट पार्ट ये होगा इसका कि जब मैं लास्ट में आपको हैंडआउट दूंगा तो हैंडआउट में सारे सवाल होंगे। कल को अगर वो सवाल आपके डाउट है तो सारे सवाल का सोल्यूशन आपके पास होगा। मैंने आप सबसे सवालों का सोल्यूशन बनाने के लिए कहा है, तो प्लीज इसी प्रकार से आप हर सवाल का सोल्यूशन बनाएंगे तो जो सवाल आपसे नहीं बने उसका सोल्यूशन भी हैंडआउट मिल जाएगा। इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो इसलिए मैंने सोचा, तो उसके लिए आपको क्या करना है, मैंने आपसे भी डिमांड किया है। आप सभी लोग, आपका जो जो डाउट है, अगर मॉड्यूल का डाउट है तो जो जो डाउट है क्वेश्चन नंबर, एक्सरसाइज नंबर साथ मुझे मैसेज करेंगे। मॉड्यूल के अलावा कोई कंसेप्चुअल डाउट है, कोई थ्योरी का डाउट है, तो सवाल आप लिख के मुझे मैसेज करेंगे, है ना। और मुझे लगेगा ये कॉमन डाउट लायक है तो मैं उसे स्लाइड में ऐड करके फिर उसे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर दूंगा। प्लीज, तो आप बस मुझे मैसेज कर देना क्वेश्चन नंबर, एक्सरसाइज नंबर के साथ में। ऑलराइट, जैसा भी, हाँ, कोशिश करना न्यू मॉड्यूल के हिसाब से, न्यू मॉड्यूल के हिसाब से। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। बच्चों शुरू कर रहे हैं, आप सबका ध्यान चाहिए, आप सबका ध्यान चाहिए। ऑलराइट, तो मैंने कल आप सबको बताया था कि जो अल्फा होता है, दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो होता है, वो v, दैट इज वॉल्यूम के साथ प्रोपोर्शनल होता है। और जो प्रोपोर्शनैलिटी होती है डेल्टा एन जी अपॉन एनपी होती है। ये मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक के रूप में बताया जिससे अल्फा और वॉल्यूम को रिलेट करना आसान हो गया। मतलब
वॉल्यूम के बदलने से अल्फा कैसे बदलेगा, वॉल्यूम के बढ़ने से कैसे बढ़ेगा, घटेगा। इसी प्रकार से हमने एक रिलेशन निकाला था अल्फा और 1/p के बीच में, जो फॉर्मूला था डेल्टा एनजी अपॉन एनपी। कल अपनी बात यहां चल रही थी और आज बहुत इंपॉर्टेंट हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन क्लास शुरू करने के पहले हम लोग कुछ एक सवाल कर लेते हैं। तो आइए इसी अल्फा पे कुछ एक सवाल करते हैं। आप सबके सामने स्क्रीन पर है पहला सवाल, जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पर बेस्ड है। आप सबके सामने स्क्रीन पर है अगला सवाल। आप सबके सामने स्क्रीन पर है अगला सवाल। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं। बच्चों, जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है, सही देना है। देखो यार, अपने पास रिएक्शन दे रखी है। रिएक्शन है 2SO2 गैस प्लस O2 गैस इज इन इक्विलिब्रियम विद 2SO3 गैस, राइट। सवाल कह रहा है कि इस रिएक्शन में, मतलब जहां ये रिएक्शन हो रही थी, जिनसे नहीं बना उनके लिए, जहां ये रिएक्शन हो रही थी, हमने वॉल्यूम 4 टाइम्स कर दिया। मतलब अगर पहले वॉल्यूम V था तो बाद में जो वॉल्यूम है वो 4V कर दिया। सर ने हमें बताया था कि वॉल्यूम के बदलने से, प्रेशर के बदलने से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बदलता है। सवाल हमसे पूछ रहा है कि जब पहली कंडीशन में वॉल्यूम V था, दूसरी कंडीशन में वॉल्यूम 4V था, तो अगर पहली कंडीशन का अल्फा अल्फा 1 था तो दूसरी कंडीशन का अल्फा 2 क्या होगा? सवाल हमसे ये पूछ। अरे यार, ये तो बहुत आसान है। जैसे ही अल्फा और वी की बात किया, आपके मन में फॉर्मूला आया। मैंने आप सबको फॉर्मूला बताया था, अल्फा प्रोपोर्शनल टू। एक अल्फा है, एक प्रोपोर्शनल है, दोनों अल्फा नहीं है। अल्फा प्रोपोर्शनल टू वी की पावर डेल्टा एन जी अपॉन एनपी। बच्चों, आप सबको याद तो होगा ना कि डेल्टा एन जी होता क्या है। सर, डेल्टा एन जी का मतलब है समेशन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, मतलब 2 माइनस समेशन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ गैसियस रिएक्टेंट 2 माइनस 3 कितना आ गया? -1। उसी के बाद आता है एनपी। सर, ये एनपी क्या होता है? एनपी का मतलब होता है समेशन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, समेशन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ गैसियस प्रोडक्ट। मतलब यहां पे गैसियस प्रोडक्ट कौन है? SO3। इसकी स्टोइचियोमेट्री कितनी है बच्चों? 2। तो अपने पास एनपी की वैल्यू कितनी आ गई? 2। मतलब हम इस रिलेशन से कह सकते हैं अल्फा प्रोपोर्शनल टू वी की पावर डेल्टा एनजी अपॉन एनपी। हम कह सकते हैं वी की पावर डेल्टा एनजी -1 अपॉन 2। मतलब आप यहां से देख सकते हैं कि जो अल्फा है वो प्रोपोर्शनल हो गया वी की पावर -12 के। तो मैं यहां से कह सकता हूं अल्फा 1 अपॉन अल्फा 2। प्रोपोर्शनलिटी को हटाया, कांस्टेंट लगाया और फिर दोनों को डिवाइड कर दिया, मतलब रेशियो निकाल दिया। अल्फा 1 अपॉन अल्फा 2 इज इक्वल टू, बच्चों मैं लिख रहा हूं, समझ में आया तो बताइएगा, V2 अपॉन V1 की पावर हाफ। V2 अपॉन V1 की पावर हाफ। V2 अपॉन V1 की पावर हाफ। क्या किसी बच्चे को ये एक्सप्रेशन लिखने में डाउट आया? आज हम ये एक्सप्रेशन लिख पाए क्योंकि हम अल्फा और V के बीच में रिलेशन जानते हैं। अगर हमें अल्फा और वी के बीच में रिलेशन नहीं पता होता तो शायद हम इतनी आसानी से ये एक्सप्रेशन नहीं लिख पाते और ये सवाल इतनी आसानी से नहीं कर पाते। अब क्या था, आपको अल्फा 2 पता करना था। तो अल्फा 2, मुझे अल्फा 1 नहीं चाहिए, मुझे अल्फा 2 चाहिए। मतलब हमें बताना है कि अल्फा 2 कितना होगा अल्फा 1 का। तो अल्फा 2 इधर गया, V2 बाई V1 मतलब 4/1 का अंडर रूट मतलब 2, राइट। तो जो अल्फा 2 हुआ, ओके, अल्फा 2 कितने टाइम्स हुआ अल्फा 1 का? आपने को बताना है जो अल्फा 2 है वो कितना टाइम्स हुआ अल्फा 1 का। हमने सबसे पहले डेल्टा एनजी कैलकुलेट कर लिया, फिर हमने एनपी कैलकुलेट कर लिया। प्रोपोर्शनैलिटी की मदद से हमने अल्फा 1 बाय अल्फा 2 को निकालना है। आपको इस रिलेशन से बताना है कि आखिर जो अल्फा 2 है वो अल्फा 1 का कितना होगा। एक बच्चा मुझसे पूछ रहा है, सर बिना फॉर्मूले के करने का क्या अप्रोच होगा? बेटा, इतना हमने किया, इतना हमने किया, यार इसमें कहां ये फॉर्मूला है क्या? ये एक रिलेशन है। मुझे नहीं लगता इससे छोटा आपको जानने की आवश्यकता है। अगर फॉर्मूले से नहीं करना चाहते तो आप ये प्रिडिक्ट कर पाओगे कि बढ़ेगा कि घटेगा। अगर फॉर्मूले से नहीं करना चाहते तो आप ये प्रिडिक्ट कर पाओगे कि बढ़ेगा कि घटेगा। आप ये नहीं प्रिडिक्ट कर पाओगे कितने गुना बढ़ेगा, कितने गुना घटेगा। सवाल में जो ऑप्शन दे रखा है 2 टाइम्स, 4 टाइम्स, हाफ टाइम्स, 1/4 टाइम्स है। मतलब आपको एग्जैक्ट नंबर बताना है बेटा, और क्योंकि एग्जैक्ट नंबर बताना है इसीलिए मुझे इस फॉर्मूले से करना पड़ेगा। मतलब जब हम ये फॉर्मूला लगाते हैं सभी लोग वैल्यूज पुट करेंगे। क्या कोई बच्चा ऐसा है जो इसमें वैल्यू पुट नहीं कर सकता? क्या कोई बच्चा ऐसा है जो इसमें वैल्यू नहीं पुट कर सकता?
वैभव सक्सेना मैं आपसे बात कर रहा हूं, क्या आप इसमें V2 की वैल्यू पुट कर सकते हैं? क्या आप इसमें V1 की वैल्यू पुट कर सकते हैं? क्या आप इसमें अल्फा 2 को निकाल सकते हैं? बोलो बच्चों, जब आप निकालेंगे तो अल्फा 2 इधर जाएगा, V2 बाई V1 की पावर हाफ नीचे आएगा, मतलब अल्फा 1 बाई 2 आ जाएगा। इसका मतलब कितना हो गया? जो अल्फा 2 हुआ वो हाफ टाइम्स ऑफ अल्फा 1 हुआ, जो अल्फा 2 हुआ वो हाफ टाइम्स ऑफ अल्फा 1 हुआ। हेंस द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3। हेंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। कितना आसान था, कुछ नहीं, वॉल्यूम को बदला, अल्फा पूछा, अल्फा और वी का रिलेशन निकाला, और क्या चाहिए आपको? अगर आप इस सवाल को समझ गए हैं, इस सवाल में करना क्या था? अरे कुछ नहीं, फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ, खुशी के गीत गाओ। अगर आप इस सवाल को समझ गए हैं, बहुत अच्छे, बहुत सारे बच्चों ने सही जवाब दिया, तो आप सबके सामने स्क्रीन पर है अगला सवाल। आप सबके सामने स्क्रीन पर है अगला सवाल। अगला सवाल है, थैंक यू लखन बेटा। आप सबके सामने स्क्रीन पर है 2a सॉलिड। बच्चा जल्दबाजी में सॉलिड नहीं पढ़ता, मैं नहीं बताता और आपका आंसर गलत आता, लेकिन मैंने बता दिया कि बेटा ध्यान रखना यहां पे सॉलिड है। 2a solid plus 2b gas is in equilibrium with 3c gas. At equilibrium, pressure of system is increased 8 times. हमने सिस्टम का प्रेशर 8 गुना बढ़ा दिया, तो हमसे अल्फा पूछा है। अरे यार, अपने से फिर से अल्फा पूछा है क्या? अब अल्फा जैसे पूछा तो आपके मन में अल्फा का फॉर्मूला याद आया। मैंने आपको दो ही फॉर्मूला बताया था, अल्फा प्रोपोर्शनल टू वी और एक बताया था अल्फा प्रोपोर्शनल टू 1 बाई पी की पावर डेल्टा एन जी अपॉन एनपी की पावर डेल्टा एन जी अपॉन एनपी। देखो किसका डाटा दिया है, सोचो कौन सा फॉर्मूला लगाना है, वैल्यूज को पुट करके आंसर बताना है। कैलकुलेशन का ध्यान रखें, आंसर बिल्कुल सही आएगा। अच्छा, फोर्थ ऑप्शन में लिखा है 4 टाइम्स, फोर्थ ऑप्शन में लिखा है 4 टाइम्स। क्या बात है, सभी बच्चे बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। बहुत ही आसान सवाल। अरे सर इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, अल्फा प्रोपोर्शनल टू 1 बाई पी की पावर डेल्टा एन जी अपॉन एन पी। चलो डेल्टा एन जी निकाल लेते हैं। डेल्टा एन जी क्या होगा सर? स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ गैसियस प्रोडक्ट बोले तो 3 माइनस स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ गैसियस रिएक्टेंट बोले तो 2 बोले तो 1। अरे डेल्टा एन जी की वैल्यू निकाल ली, चलो अब एनपी निकालते हैं। मैंने आपको जो ट्रिक वाला फॉर्मूला बताया उसमें ये एनपी क्या है बच्चों? सर एनपी का मतलब है समेशन स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ गैसियस प्रोडक्ट। गैस कौन है, प्रोडक्ट कौन है? सर सी। क्या वो गैस है? जी हाँ। उसकी स्टोइशियोमेट्री कितनी है? 3। इसका मतलब एनपी कितना हो गया? 3। अरे यार अब तो कुछ सवाल में बचा ही नहीं। ये कुछ ऐसा है, अल्फा प्रोपोर्शनल टू 1 बाई पी की पावर 1 बाई 3, मतलब अल्फा 1 बाई अल्फा 2 बराबर इनवर्सली है पी के, तो P2 ऊपर जाएगा, P1 नीचे आएगा। P2 बाई P1 की पावर 1 बाई 3। हमसे क्या पूछा है? अल्फा 2। अब तो सब लोग बता दोगे अल्फा 2 कितने टाइम्स ऑफ अल्फा 1 होगा। P2 की वैल्यू रखेंगे, P1 की वैल्यू रखेंगे। पहले मान लो P1 P था, बाद में P2 8P हो गया। बच्चों सभी लोग मुझे इसका आंसर देंगे यार, सभी लोग। क्या बात है, लाइन से सही आंसर दे रहे हैं। और अगेन द आंसर इज, अगेन द आंसर इज, again the answer is half times of alpha 1 बोले तो ऑप्शन नंबर 3। फिर से जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 बोले तो हाफ टाइम्स। ऑलराइट, इन सवालों के माध्यम से बच्चों मैंने आपको सिखाया कि कितना आसान होता है ये सवाल करना, बशर्ते आपको ये फॉर्मूला याद हो। जिस बच्चे को फॉर्मूला ये वाला नहीं याद है वो यहाँ पे घबरा जाता है, और अगर उसने वो पूरे कंसेप्ट से करना स्टार्ट किया, लिखा 1 फिर 1 माइनस एक्स, तो बहुत लेंदी सवाल हो जाता है। मुझे आप सबका ध्यान चाहिए, और आज आपको बिल्कुल भी चैट बॉक्स में नहीं लिखना जब तक मैं ना पूछूं, बहुत ध्यान से सुनना है। जब मैं ये सारी बातें कर रहा था तो बच्चा एक बड़े ध्यान से सुन रहा था, उसने मुझसे डाउट पूछा, सर आपने हमें सिखाया कि जो ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है ये प्रेशर के बदलने से, ये वॉल्यूम के बदलने से बदल जाता है। मैंने कहा सही है सर, क्या क्या ये और किसी फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता? मैंने कहा ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिन पे डिपेंड करता है। तो सर फिर हमने केवल दो ही फैक्टर क्यों पढ़ा? हमने अभी केवल पढ़ा कि जो अल्फा होता है वो कैसे प्रेशर के बदलने से बदलता है। हमने अभी पढ़ा कि जो अल्फा होता है कैसे वॉल्यूम के बदलने से बदलता है। मैंने ये नहीं कहा कि केवल प्रेशर और वॉल्यूम के बदलने से ही बदलता है। लेकिन यहां से आपके दिमाग में मुझे एक कंसेप्ट डालना था। कंसेप्ट ये डालना था
कि जब हम प्रेशर को, जब हम वॉल्यूम को बदल देते हैं तो अल्फा बदलता है। सवाल है आखिर अल्फा क्यों बदलता है? सवाल है आखिर क्यों कभी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ता है तो कभी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन घटता है? इसी सवाल का जवाब देने के लिए मैं आपके सामने लेके आया हूं ली चैटलियर प्रिंसिपल। अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एग्जाम, मेडिकल एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब मैं आपसे कहूं, इक्विलिब्रियम चैप्टर को दो हिस्सों में डिवाइड कर दो, एक पूरा जो हमने पढ़ा अभी तक वो सारा, और एक ये ली चैटलियर प्रिंसिपल। मतलब या तो सवाल इधर से आता है या तो सवाल बाकी हिस्सों से आता है। मतलब आपने जितने दिनों से अभी इक्विलिब्रियम चैप्टर को पढ़ा उसमें से या तो इक्का दुक्का सवाल आएगा या तो ली चैटलियर प्रिंसिपल से इक्का दुक्का सवाल आएगा। तो बहुत ध्यान से सुनना है आखिर ये है क्या। तो जब मैं आपको ली चैटलियर प्रिंसिपल पढ़ा रहा हूंगा तो मैं चाहता हूं आपके मन में तीन सवाल हो। सबसे पहला सवाल हो, आखिर ये क्या होता है, इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ी और ये कैसे होता है। सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा कि आखिर ली चैटलियर प्रिंसिपल की आवश्यकता हमें पड़ी क्यों, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी, क्यों हमें ऐसा कुछ सोचना पड़ा। देखो बच्चों, जब इंडस्ट्रीज में कभी कोई रिएक्शन होती है या इंडस्ट्रीज में जब हम किसी केमिकल रिएक्शन का इस्तेमाल करते हैं तो उसका मेन इंटेंशन होता है उससे बनने वाले प्रोडक्ट का अमाउंट हमें ज्यादा से ज्यादा मिले। मतलब अगर किसी फैक्ट्री में अमोनिया बन रही है तो हमारी ये कोशिश होगी कि उस फैक्ट्री से अमोनिया ज्यादा से ज्यादा बने। हम नहीं चाहेंगे कि जिस चीज को बना रहे हैं वो कम बने, हम चाहेंगे कि वो ज्यादा से ज्यादा बने। अगर किसी फैक्ट्री में जहां अमोनिया का फॉर्मेशन चल रहा है तो हमारी ये कोशिश होती है कि जो परसेंट यील्ड है, जो प्रोडक्ट है, वो हमेशा मैक्सिमम अमाउंट में बने, वो हमेशा ज्यादा से ज्यादा बने। लेकिन इस रिएक्शन का नेचर है कि इसके जीवन में इक्विलिब्रियम आ जाता है, और जब इसके जीवन में इक्विलिब्रियम आ जाता है तो सब कुछ थम सा जाता है। मतलब ये जो अमोनिया बन रहा था, इसका जो प्रोडक्ट आ रहा था, वो जहां पे इक्विलिब्रियम आया वहीं पे रुक गया। मान लीजिए आप फैक्ट्री में अमोनिया बना रहे थे, अमोनिया बनते बनते लेट से 100 केजी आया, और जैसे 100 केजी आया वैसे ही वो कांस्टेंट हो गया। इक्विलिब्रियम पर जो कंसंट्रेशन होती है, जो मेजरेबल प्रॉपर्टीज होती हैं, वो सब कांस्टेंट हो जाती हैं। ऐसा मैंने आपको जब इक्विलिब्रियम के बारे में बताया तभी बताया था। वो फैक्ट्री जो अमोनिया को बना रही है, अचानक से अमोनिया का फॉर्मेशन कांस्टेंट हो गया, ये उसके लिए अच्छी बात नहीं, ये उसके लिए नुकसान की बात है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इक्विलिब्रियम का आना अच्छी बात है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इक्विलिब्रियम का आना बुरी बात है। जब एक बंदा ट्रेडमिल में चलता है, जब एक बंदा ट्रेडमिल में चलता है तो उसे ट्रेडमिल की स्पीड के साथ इक्विलिब्रियम में चलना पड़ता है। अगर उस बंदे का इक्विलिब्रियम स्पीड ट्रेडमिल की स्पीड के बराबर ना हो तो वो बंदा गिर जाएगा। कभी कभी इक्विलिब्रियम अच्छा होता है, लेकिन वहीं पे अगर इस इंडस्ट्री में इक्विलिब्रियम आ गया तो अमोनिया का फॉर्मेशन थम सा जाएगा, अमोनिया जो बन रहा था वो रुक सा जाएगा। तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं हुआ। इस सिचुएशन को कि अमोनिया का फॉर्मेशन जो थम गया है, हम नहीं चाहते कि अमोनिया का जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन है कांस्टेंट हो जाए, हम नहीं चाहते। हम इसके प्रोडक्ट फॉर्मेशन को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। आप सभी जानते हो कि जो रिवर्सिबल रिएक्शन होती है उसमें रिएक्टेंट कभी पूरा खत्म नहीं होता है। ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। आप 100 किलो N2 लेके आए, 300 किलो H2 लेके आए, भैया को पैसे देके खरीद के आए और ये पूरा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। ये अच्छी बात नहीं है। तो जब कभी इंडस्ट्रीज में रिएक्शंस होती हैं, उसमें से हमें प्रोडक्ट के अमाउंट को मैक्सिमाइज करना होता है, तो स्वाभाविक सी बात है अगर उसमें इक्विलिब्रियम आ गया तो वो हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। प्रोडक्ट को मैक्सिमाइज कैसे करें, कैसे हम अमोनिया के फॉर्मेशन को बढ़ाएं, कैसे हम N2 के डिकम्पोजिशन को बढ़ाएं, कैसे हम हाइड्रोजन के डिकम्पोजिशन को बढ़ाएं, कैसे हम रिएक्टेंट के डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को बढ़ाएं, कैसे हम अमोनिया के प्रोडक्शन को बढ़ाएं, कैसे ऐसा क्या करें इक्विलिब्रियम पर कि ये हो जाए। एक बात तो समझ में आती है कि वो जो इक्विलिब्रियम की कंडीशन थी, वो जिस कंडीशन पे रिएक्शन था, हमें कुछ ना कुछ चेंज इसी कंडीशन पे करना होगा। ये जो इक्विलिब्रियम की कंडीशन थी, जिस कंडीशन पे ये रिएक्शन हो रही थी, जिस कंडीशन पे आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे, हमें उसे चेंज करना होगा। उसे हम चेंज करेंगे तभी कहीं जाके अमोनिया का चेंज प्रोडक्शन में होगा,
N2 और H2 का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन चेंज होगा। सवाल है आखिर हम चेंज कैसे करें? मैं अभी आपको समझा रहा हूं हमें ली चैटलियर प्रिंसिपल की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों हम ली चैटलियर प्रिंसिपल को पढ़ना चाह रहे हैं, क्योंकि हम प्रोडक्ट के फॉर्मेशन को बढ़ाना चाह रहे हैं, क्योंकि हम वो जो चीज जो थम सी गई है, जो रुक सी गई है, हम वहां पे उसे रुके रहना नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि उससे और प्रोडक्ट बने, हम चाहते हैं कि रिएक्टेंट का डिकम्पोजिशन और हो। अब ये कैसे हो, ऐसा कैसे हो? तो इसी चीज को समझाने के लिए आता है ली चैटलियर प्रिंसिपल, और वो ये कहता है कि जो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है, अगर आप उसे स्ट्रेस दोगे, क्या दोगे? स्ट्रेस दोगे, मतलब कोई चेंज करोगे। क्या क्या चेंज कर सकते हैं? जैसा कि बच्चों मैंने आपसे पहले कहा था, हम लोग इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं? नहीं। हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं? नहीं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? गैसियस केमिकल इक्विलिब्रियम बच्चों। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? गैसियस केमिकल इक्विलिब्रियम। तो गैसियस केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए जो इस इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, मतलब जो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है, उसकी जो कंडीशन है वो कंसंट्रेशन में है, वो प्रेशर में और टेम्परेचर में और किसी दूसरे इनर्ट गैस में। बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैंने कहा CPT, मैंने वॉल्यूम नहीं बोला, मैंने कहा CPT। फिर ये क्या है? ये उस गैसियस केमिकल इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। मतलब अगर आपको इस इक्विलिब्रियम की कंडीशन बतानी है तो आप कंसंट्रेशन के फॉर्म में बात करोगे, आप प्रेशर के फॉर्म में बात करोगे, आप टेम्परेचर के फॉर्म में बात करोगे। आप ये नहीं कहोगे कि जो रिएक्शन हो रही है ये लाल बर्तन में हो रही है, काले बर्तन में हो रही है, ऐसी बात नहीं करोगे। इस रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है वो कंसंट्रेशन, प्रेशर और टेम्परेचर से डिफाइन होता है। हमारे सिलेबस में एक केस इनर्ट गैस का आता है, तो हम लोग कहते हैं टोटल 4 केसेस हैं, ये टोटल 4 तरीके हैं, ये टोटल 4 इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। जब कभी कोई गैसियस केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होती है तो उसकी जो इक्विलिब्रियम की कंडीशन है वो CPT और इनर्ट गैस के फॉर्म में डिफाइन होती है। ली चैटलियर प्रिंसिपल कहता है कि अगर कभी कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है, अगर कभी कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है, कहां है बच्चों? इक्विलिब्रियम पर है। अगर कभी कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है और उसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन को, बहुत ध्यान से सुनिएगा, इस पे सवाल आ चुका है। अगर कभी कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है और उसकी इक्विलिब्रियम की कंडीशन को, मतलब CPT और इनर्ट गैसेस को, अगर कभी कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है और उसकी इक्विलिब्रियम को, कंडीशन को चेंज किया जाता है, क्या किया जाता है? चेंज किया जाता है, तो रिएक्शन जो इक्विलिब्रियम पर था वो उसका अपोज करता है, वो उसका अपोज करता है। सर एक मिनट, अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है तो हम इक्विलिब्रियम कंडीशन को चेंज क्यों करेंगे? क्योंकि जब तक इक्विलिब्रियम कंडीशन को चेंज नहीं करोगे तो कुछ चेंज नहीं होगा, बिना चेंज के कुछ चेंज नहीं होता। हम उसे चेंज करना चाहते हैं, हम अमोनिया के प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहते हैं। सो टू डू दैट चेंज वी हैव टू चेंज समथिंग। अब अपने पास चेंज करने के पास क्या क्या है? सर CPT और इनर्ट गैस। हम इन्हीं चीजों को चेंज कर सकते हैं क्योंकि हम गैसियस केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं। तो हम चेंज कैसे करें? तो ली चैटलियर प्रिंसिपल कहता है कि जब कभी कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर होती है, उसमें इक्विलिब्रियम कंडीशन को चेंज किया जाता है, तो रिएक्शन उस चेंज को अपोज करती है, उसे वो चेंज मंजूर नहीं होता है। मैं शुरू से कह रहा हूं, कोई भी रिएक्शन जो रिवर्सिबल होती है उसकी अंतिम इच्छा होती है कि वो एक दिन इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाए। ये जो अमोनिया बन रहा था, इस रिएक्शन की अंतिम इच्छा थी मुझे तो एक दिन इक्विलिब्रियम पे जाना है। ये इक्विलिब्रियम पे आ गई, रिएक्शन के लिए खुशियों भरे दिन है, पर हमारे लिए उतने अच्छे दिन नहीं, क्योंकि अमोनिया का प्रोडक्शन रुक गया। रिएक्शन तो चाहती है मैं इक्विलिब्रियम पे रहूं, रिएक्शन तो खुद को स्टेबल फील करती है इक्विलिब्रियम पे आके, लेकिन जब वो इक्विलिब्रियम पे आती है तो हमारा प्रॉफिट कम हो जाता है, क्योंकि अमोनिया बनता नहीं, हम बेच नहीं पाते। तो वी वांट टू डिस्टर्ब दैट इक्विलिब्रियम, एंड टू डिस्टर्ब दैट इक्विलिब्रियम कंडीशन वी हैव टू चेंज इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो जब कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे होती है, हम इक्विलिब्रियम कंडीशन को चेंज करते हैं, तो रिएक्शन उस चेंज को अपोज करता है, क्योंकि उसके जो खुशियों भरे दिन थे उसमें खलल आपने डाल दिया, उसे वो मंजूर नहीं होता, वो उसे अपोज करता है। और जब वो उसे अपोज करता है तो कैसे करता है सुनिएगा।
रिएक्शन जो कि इक्विलिब्रियम पर है, उसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन को जब आप चेंज करते हो तो वो उस चेंज को अपोज करता है। वो उस चेंज को अपोज करने के लिए जो चेंज आपने किया है, हेलो हेलो हेलो, वो उस चेंज को अपोज करने के लिए, अपोज कौन कर रहा? रिएक्शन। किसका अपोज कर रहा? चेंज का। चेंज किसने किया? हमने, एक्सपेरिमेंट वाले ने, इन्वायरमेंटल कंडीशंस। बाहर से जो चेंज रिएक्शन पे किया गया है, रिएक्शन उस चेंज को मंजूर नहीं करता है क्योंकि उसके इक्विलिब्रियम को डिस्टरबेंस हो जाता है। और जैसे ही हम चेंज करते हैं, मैं आपको यहाँ एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं जिसे आप 20 पॉइंट में लिख सकते हैं, याद रख सकते हैं। जब कभी इक्विलिब्रियम कंडीशन पे कोई चेंज होता है, पल भर के लिए इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है, पल भर के लिए इक्विलिब्रियम गायब हो जाता है। ऐसा बहुत सारी किताबें लिखती हैं कि एक बार इक्विलिब्रियम जब आता है तो कभी नहीं जाता है। यह सच्चाई नहीं है। जब इक्विलिब्रियम पर कंडीशंस को चेंज किया जाता है तो पल भर के लिए इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है, इक्विलिब्रियम वैनिश्ड हो जाता है, इक्विलिब्रियम गायब हो जाता है। लेकिन रिएक्शन की तो इच्छा है इक्विलिब्रियम पे आने की। रिएक्शन की तो इच्छा है इक्विलिब्रियम पे आने की। आपने उसकी जो खुशियों पे को छीन लिया है, आपने उसकी जो खुशियों पे ये खलल डाला है, ये उसे मंजूर नहीं होता है। ये उस चेंज को अपोज करता है और उस चेंज को अपोज करने के लिए, उस चेंज को जो आपने किया, जो हमने किया, जो कंडीशंस ने किया, वो उस चेंज को अपोज करने के लिए या तो उस चेंज को रिड्यूस करता है या तो उसे काउंटर एक्ट करता है। मतलब आपने बढ़ाया है तो वो घटाने की कोशिश करेगा, अगर घटा नहीं सकता है तो उसका उल्टा प्रहार करेगा। आखिर ऐसा वो क्यों करेगा? क्योंकि आपने उसकी खुशियां छीनने की कोशिश की। उसकी खुशियां क्या है? इक्विलिब्रियम। ली चैटलियर प्रिंसिपल कहता है, जब कभी कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे होती है, मैं एक लाइन बोल रहा हूं, सुनिएगा ध्यान से। जब कभी कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे होती है, हमारे द्वारा कोई चेंज किया जाता है, रिएक्शन को वो चेंज मंजूर नहीं होता है। वो उस चेंज को जो हमने किया, वो उस चेंज को जो हमने किया को चेंज नहीं होने देने के लिए वो अपने अंदर चेंज करता है। और वो चेंज ऐसे करता है कि जो चेंज हमने किया वो उस चेंज को चेंज ना होने दे। जो चेंज हमने किया वो उस चेंज को चेंज ना होने दे। बच्चा कहता सर कितने सारे चेंज हैं। आज से कुछ समय पहले दुनिया में कोरोना वायरस नहीं था। इंसान अपने इक्विलिब्रियम स्टेट में चल रहा था, हर जगह खुशियां थी, लोग मौज मस्ती कर रहे थे, होली के दिन थे। अचानक से कोरोना वायरस आ गया, हमारी खुशियों पे खलल पड़ गया, हमें वो मंजूर नहीं हुआ। कोरोना वायरस इन्वायरमेंटल कंडीशंस है। कोरोना वायरस बाहर से आया, उसके आने से हमारी स्टेबिलिटी पे, इंसान की स्टेबिलिटी पे, हमारी स्टेबिलिटी पे, हमारी खुशियों पे खलल पड़ गया। लेकिन हमें वो चेंज मंजूर नहीं आया, तो हमने खुद को ऐसे चेंज किया, लिसन केयरफुली, हमने खुद को ऐसे चेंज किया कि जो चेंज बाहर से आया हम उस चेंज को अपने अंदर चेंज ना होने दें। कोरोना वायरस आया, हमें बदलना चाहा, हमने खुद को बदल लिया, हमने खुद को ढाल लिया, हमने खुद को ढाल लिया। और हमने खुद को ऐसे ढाला कि हमने मास्क लगाना स्टार्ट कर दिया। हमने इन सभी तरीकों से खुद को ढाल लिया ताकि जो कोरोना वायरस का इफेक्ट आए वो हम पे ना पहुंच पाए। मतलब ऐसा ही कुछ रिएक्शन में होता है। रिएक्शंस में जब हम इक्विलिब्रियम कंडीशन को चेंज करते हैं तो इक्विलिब्रियम कंडीशन चेंज करने का मतलब है, बच्चों आपके दिमाग में सेट रहे, सीपीटी। मैंने वॉल्यूम नहीं बोला, उसके पीछे वजह है सीपीटी और इनर्ट गैस। तो जैसे ही इक्विलिब्रियम कंडीशंस को चेंज किया जाता है, रिएक्शन खुद को चेंज करता है। अब मैं आपसे पूछूंगा सवालों के रूप में, सुनना। किसने चेंज किया? हमने चेंज किया। कहां चेंज किया? रिएक्शन में चेंज किया। रिएक्शन में क्या चेंज किया? इक्विलिब्रियम कंडीशन को चेंज किया। इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है? गैसियस केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए सीपीटी इनर्ट गैस होती है। हमने इन चीजों को चेंज किया। किसमें चेंज किया? रिएक्शन में। तो क्या रिएक्शन इस चेंज को चेंज होने देगा? नहीं होने देगा। वो इस चेंज को या तो रिड्यूस करेगा या तो काउंटर एक्ट करेगा। और वो ऐसे करेगा कि जो चेंज हमने किया वो उस पे चेंज ना होने पाए, मैंने आपसे बताया आखिर ली चैटलियर प्रिंसिपल की आवश्यकता क्यों पड़ी। क्योंकि हम प्रोडक्ट को बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि हम रिएक्शन में मैक्सिमम यील्ड चाहते हैं, हम क्योंकि आउटपुट ज्यादा चाहते हैं।
ली चैटलेट प्रिंसिपल क्या है? ली चैटलेट प्रिंसिपल कहता है जब कभी कोई रिएक्शन जो कि इक्विलिब्रियम पर है उसमें चेंज किया जाएगा तो वो चेंज को काउंटर एक्ट करेगा, उसे रिड्यूस करेगा। पल भर के लिए इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा लेकिन रिएक्शन फिर से चलेगा, कभी फॉरवर्ड तो कभी बैकवर्ड चलेगा, ताकि उसमें इक्विलिब्रियम की कंडीशन फिर से आ जाए, ताकि उसमें इक्विलिब्रियम की कंडीशन फिर से आ जाए। क्यों इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ? क्योंकि हमने चेंज किया। हमने चेंज किसमें किया? इक्विलिब्रियम कंडीशन में किया। इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या क्या होती हैं? सीपीटी इनर्ट गैस होती है। अच्छा, मतलब हम इन कंडीशंस को चेंज करेंगे तो रिएक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा, इक्विलिब्रियम टूट जाएगा, रिएक्शन को मंजूर नहीं हो पाएगा, खुद को वो कभी आगे तो कभी पीछे धकेलेगा, ताकि फिर से उसके जीवन में इक्विलिब्रियम आ जाए, ताकि फिर से उसके जीवन में इक्विलिब्रियम आ जाए। सवाल है आखिर ली चैटलियर प्रिंसिपल क्यों आया? इसलिए आया। क्या होता है? ये होता है। सवाल है ली चैटलियर प्रिंसिपल कैसे कैसे चेंज के इफेक्ट को समझाता है। तो आइए एक एक करके हम समझते हैं कि ली चैटलियर प्रिंसिपल कैसे कंसंट्रेशन के चेंज को समझाता है, कैसे प्रेशर के चेंज को समझाता है, कैसे टेम्परेचर के चेंज को समझाता है, कैसे इनर्ट गैस के चेंज को समझाता है। आपको यहां जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है वो ये है कि जब हम कंडीशंस को चेंज करते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशंस को चेंज करते हैं, तो उसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है पल भर के लिए, पर वो डिस्टर्ब हो जाता है। ये मत सोचना कि इक्विलिब्रियम था तो रहेगा, उसी के साथ आगे पीछे होता है, नहीं। इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया इसलिए कभी फॉरवर्ड जाता है, कभी बैकवर्ड आता है, ताकि फिर से इक्विलिब्रियम आ जाए, ताकि फिर से इक्विलिब्रियम आ जाए। इक्विलिब्रियम आने के लिए ही रिएक्शन चलती है और तब तक चलती है जब तक इक्विलिब्रियम ना आ जाए। तो आइए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला है इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन चेंज एट इक्विलिब्रियम। मैंने आपके लिए यहां पे एक बहुत प्यारा सा एनिमेशन बनाया था, लेकिन इस कंप्यूटर में चल नहीं रहा है, इस कंप्यूटर में वर्क नहीं कर रहा। मैंने पहले चेक किया था, तो ये एनिमेशन मैं आपको फिर कभी दिखा दूंगा। मैं समझाना क्या चाहता था, सुनिएगा बच्चों ध्यान से। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, देखो यार, मैंने आपसे कहा कि हम इन कंडीशंस को चेंज करेंगे, हम कंसंट्रेशन को चेंज करेंगे, हम प्रेशर को चेंज करेंगे, हम टेम्परेचर को चेंज करेंगे और हम इनर्ट गैस को ऐड करेंगे। एक एक करके समझते हैं। जब हम ये चेंज करते हैं इक्विलिब्रियम पर, तो रिएक्शन खुद को कैसे चेंज करता है। आप सबका ध्यान चाहिए बच्चों, सुनिएगा। जब आपको ये फील आ जाएगा ना, तो जब मैं आगे चल के आपको फिजिकल इक्विलिब्रियम पढ़ाऊंगा, बहुत आसानी से समझ में आएगा। क्या आप सब ध्यान से सुन रहे हैं? क्या आप सब ध्यान से सुन रहे हैं बच्चों? क्या आप सब ध्यान से सुन रहे हैं? मुझे यस और नो चाहिए। क्या आप सब, क्या बात है, हाँ वो पता नहीं चलता ना क्या कर रहे हो उधर। ऑलराइट, आप सभी ध्यान से सुन रहे हैं। तो सबसे पहला है इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन चेंज एट इक्विलिब्रियम। मतलब ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। मान लीजिए यहां पे रिएक्टेंट है ए और बी, और यहां पर प्रोडक्ट है सी और डी, राइट। यहां पे रिएक्टेंट कौन है? ए और बी। यहां पर प्रोडक्ट है सी और डी, और ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड बराबर रेट ऑफ बैकवर्ड, मतलब सब कुछ थम सा गया है। मतलब ना तो ये इधर झुक रहा है, ना तो ये इधर झुक रहा है, सब कुछ थमा थमा से है। ऑलराइट, अचानक से क्या किया आपने? कंसंट्रेशन को चेंज कर दिया। तो कभी कंसंट्रेशन आप रिएक्टेंट का चेंज करोगे, तो कभी कंसंट्रेशन आप प्रोडक्ट का चेंज करोगे। मैंने कंसंट्रेशन सबसे पहले रिएक्टेंट का चेंज किया। जब हम कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का चेंज करेंगे, तो इमेजिन करो हमने बाहर से रिएक्टेंट ऐड किया। जैसे ही हम रिएक्टेंट ऐड करेंगे, तो यहां पे रिएक्टेंट के और मॉलिक्यूल आएंगे, यहां पे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। तो ऐसा सोचो, ये जो तराजू है, ये जो हमारा तराजू है, ये जो हमारा वेइंग बैलेंस है, ये इधर झुक जाएगा। जैसे ही आपने रिएक्टेंट को ऐड किया, तो रिएक्टेंट को ऐड करने से ये नीचे झुक जाएगा। जैसे ही ये नीचे झुक जाएगा, जैसे ही ये नीचे झुक जाएगा, राइट, तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। इमेजिन करना, ये नीचे झुक गया, मतलब ये वाली कुछ कंडीशन है, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। ये जो मैंने बनाया है, इसे मैं बोल रहा हूं इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये पहले इक्विलिब्रियम पोजीशन यहां थी, क्लियर। अब हुआ क्या, आपने एक साइड में स्ट्रेस डाला। बच्चों सुन रहे हो ना? सिंपल भाषा में बहुत इजी फील आता है, लेकिन इसके जो कंसेप्ट पार्ट है उसके लिए आपको सारी बातें सुननी पड़ेगी। जैसे आपने इसमें रिएक्टेंट डाला, तो आपने रिएक्टेंट के साइड में स्ट्रेस प्रोड्यूस किया। क्या प्रोड्यूस किया? स्ट्रेस प्रोड्यूस किया। जैसे आपने रिएक्टेंट के साइड में स्ट्रेस प्रोड्यूस किया, तनाव प्रोड्यूस किया, तो रिएक्टेंट इधर झुक गया। ये जो इक्विलिब्रियम पोजीशन थी,
ये जो इक्विलिब्रियम पोजीशन थी ये इधर शिफ्ट हो गई, जिधर स्ट्रेस डाला, जिधर स्ट्रेस डाला, लेट्स से ये इधर स्ट्रेस डाला, तो जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ठीक है, उसके अपोजिट साइड में जाएगा ताकि उधर से स्ट्रेस को नलीफाई कर पाए, उधर से आपने जो टेंशन डाला उसे नलीफाई कर पाए। मतलब बहुत सिंपल भाषा में समझना, ये रिएक्टेंट था, ये प्रोडक्ट था, तराजू बराबर था, इक्विलिब्रियम पे था, हमने रिएक्टेंट मिलाया, रिएक्टेंट मिलाने से तराजू नीचे आया, अब हमें तराजू को बराबर करना है, तो स्वाभाविक सी बात आप सब समझ रहे हैं कि मुझे इधर से घटाना पड़ेगा, प्रोडक्ट और बनाना पड़ेगा। जब प्रोडक्ट और बनेगा, जब प्रोडक्ट और बनेगा तो धीरे धीरे तराजू फिर से नीचे आएगा, फिर से इक्विलिब्रियम पे आएगा। कहने का मतलब क्या है, ये तराजू पहले ऐसे था, आपने इधर नीचे किया तो वो इधर बढ़ाना चाहेगा, सुन रहे हो ना, आपने इधर नीचे किया, आपने इसको रिएक्टेंट को नीचे किया, तो जैसे रिएक्टेंट को नीचे किया तो रिएक्टेंट की तरफ स्ट्रेस आ गया, तो अब वो उधर जिधर स्ट्रेस आया उधर से स्ट्रेस को घटाएगा। अरे यार ये टेंशन आ गई, इधर इधर दिक्कत आ गई भैया, तो अब वो रिएक्टेंट को क्या करेगा, कम करना चाहेगा, क्योंकि दिक्कत किधर आई, इधर आई, तो रिएक्टेंट को कम करने के लिए वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाएगा, तो जैसे जैसे प्रोडक्ट बनेगा इधर वाला पलड़ा नीचे आएगा और ये धीरे धीरे ऊपर जाएगा, राइट। तो इसे मैं टेक्निकल भाषा में ऐसे कहता हूं, सुनिएगा, आप सबका ध्यान चाहिए। कैसे कह रहा हूं, मान लीजिए N2 प्लस 3H2 है और वो इक्विलिब्रियम पर है 2NH3 के साथ। आप सबको पहले एक फैक्ट बता दूं, मैं फैक्ट ये बता दूं, जो अमोनिया गैस होती है, अमोनिया गैस वो वाटर में सॉल्युबल होती है। कहां सॉल्युबल होती है, वाटर में सॉल्युबल होती है, लेकिन जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस है उनकी सॉल्युबिलिटी बहुत बहुत कम होती है। इमेजिन करो ये एक कंटेनर में रिएक्शन हो रही थी, कंटेनर में रिएक्शन हो रही थी, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच में अमोनिया बन रहा था, ये इसके बीच में इक्विलिब्रियम आ गया, अब अमोनिया का प्रोडक्शन बंद हो गया, अमोनिया का फॉर्मेशन थम सा गया। आपने क्या किया, इसमें वाटर ऐड किया, जैसे आपने इसमें वाटर ऐड किया तो वो जो अमोनिया गैस बनी थी वो वाटर में सॉल्युबल होने लगी। जैसे ही अमोनिया गैस वाटर में सॉल्युबल होने लगी तो अमोनिया की जो कंसंट्रेशन है वो घटने लगी, अमोनिया की जो कंसंट्रेशन है वो घटने लगी, मतलब इधर स्ट्रेस आ गया। स्ट्रेस बढ़ा के भी प्रोड्यूस किया जा सकता है, स्ट्रेस घटा के भी प्रोड्यूस किया जा सकता है, इक्विलिब्रियम कंडीशन को डिस्टर्ब करना यही स्ट्रेस देना होता है। मैं स्ट्रेस की भाषा इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं ताकि जब मैं आपको फिजिकल इक्विलिब्रियम समझाऊं तो एक लाइन में समझ में आए। कंसंट्रेशन को चेंज किया, तो कभी कंसंट्रेशन को बढ़ाया तो कभी कंसंट्रेशन को घटाया। जब आप चीजों को चेंज करोगे तो रिएक्शन खुद को चेंज करेगा, और वो ऐसे चेंज करेगा कि जो चेंज आपने किया है वो उस चेंज को चेंज ना होने दे, कभी उसे रिड्यूस करता है तो कभी उसे काउंटरएक्ट करता है, कभी उसे रिड्यूस करता है तो कभी उसे काउंटरएक्ट करता है। हमने कंसंट्रेशन को घटाया तो वो बढ़ाना चाहेगा, हमने कंसंट्रेशन को बढ़ाया तो वो घटाना चाहेगा, रिएक्टेंट को बढ़ाया तो घटाना चाहेगा, पानी मिला के प्रोडक्ट को घटाया तो वो बढ़ाना चाहेगा। अगर हमने इसमें वाटर को मिलाया, वाटर के मिलाने से अमोनिया सॉल्युबल हो गया, उसका कंसंट्रेशन घट गया, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया तो वो चाहेगा अमोनिया और बने। हेलो, किसने डिस्टर्ब किया, हमने डिस्टर्ब किया। कहां डिस्टर्ब किया, इक्विलिब्रियम में डिस्टर्ब किया। किसके इक्विलिब्रियम में डिस्टर्ब किया, इस रिएक्शन की इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब किया। क्या डिस्टर्ब किया, कंसंट्रेशन को चेंज किया। किसके कंसंट्रेशन को चेंज किया, अमोनिया को। घटाया कि बढ़ाया, घटाया। हमने क्या किया, घटाया। वो क्या करेगा, वो जो चेंज हमने किया उसे रिड्यूस करेगा, कम करेगा। हमने घटाया तो बढ़ा के ना कम करेगा यार। मतलब अगर कंसंट्रेशन घट गया तो रिएक्शन को अपन कहां शिफ्ट करेंगे, अपन नहीं शिफ्ट करेंगे, वो शिफ्ट करेगा। रिएक्शन कहां शिफ्ट करेगा, फॉरवर्ड। अगेन, जैसे ही अमोनिया सॉल्युबल हुई, मैं आप सबसे पूछ रहा हूं, जैसे ही पानी मिलाया, अमोनिया सॉल्युबल हुई, तो क्या उसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ, तो क्या उसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ, तो क्या उसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ, यस डिस्टर्ब हुआ। क्या उसका इक्विलिब्रियम पल भर के लिए टूट गया, क्या उसका इक्विलिब्रियम पल भर के लिए, एक मोमेंट के लिए टूट गया, हाँ टूट गया। और क्योंकि इक्विलिब्रियम टूट गया इसीलिए रिएक्शन ने खुद को एडजस्ट किया, खुद को शिफ्ट किया, बोले चलो आगे चलो, फॉरवर्ड चलो, ये भाई लोगों ने जो चेंज किया है चलो इसे नलीफाई करते हैं, चलो इसे कम करते हैं। एक बच्चा बड़े ध्यान से सुन रहा था, वो मुझसे कहता है सर ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कहा क्या, सर ये रिएक्शन बर्तन से देख रहा हूं, जैसे मान लो बर्तन है, इसमें अमोनिया हो रही, वो देख रहा है कि मैं पानी मिलाने वाला हूं, तो सर वो रिएक्शन आके मुझसे बोले भैया पानी मत मिलाओ वरना मेरा इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। एक बच्चा मुझसे कहता है सर मान लीजिए इस कंटेनर में रिएक्शन हो रही है, N2H2 अमोनिया बन रहा है, अब मैं पानी मिलाने वाला हूं,
तो वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मुझसे बोले कि भैया पानी मत मिलाओ वरना हमारा इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, अगर वो आपसे बात करता तो दिक्कत ही क्या थी? वो आपसे बात नहीं कर सकता, तभी तो आप मनमानी कर रहे हो, तभी तो आप कभी कभी प्रोडक्ट को घटाते हो तो कभी बढ़ाते हो। पर अब आपने को जो करना था तो वो कर दिया, आपको घटाना था आपने घटा दिया। पर रिएक्शन तो कहेगा भैया आपसे लड़ नहीं सकते, चलो खुद को ही शिफ्ट करते हैं, चलो खुद को ही डाल लेते हैं। सारी बातों की एक बात, सारी बातों की एक बात, अगर हम सुनिएगा ध्यान से, अगर हम, मैं जैसे बोलूं वैसे जवाब देना है, नहीं टाइप करो चलेगा, बस बोलना है। अगर हम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को घटाएंगे, अगर हम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को घटाएंगे तो रिएक्शन बढ़ाना चाहेगा। हम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को घटाएंगे तो रिएक्शन प्रोडक्ट को बढ़ाना चाहेगा। रिएक्शन प्रोडक्ट को बढ़ाने के लिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से अगर हमने रिएक्ट, यहां लिख देता हूं हम अगर हमने रिएक्टेंट को बढ़ाया, किसने बढ़ाया? हमने बढ़ाया। क्या बढ़ाया? रिएक्टेंट को बढ़ाया। तो वो क्या करना चाहेगा? सर घटाना चाहेगा। तो जब वो घटाना चाहेगा तो रिएक्टेंट को घटाने के लिए बोलो आगे जाए कि पीछे आए? रिएक्टेंट को घटाने के लिए आगे जाए कि पीछे आए? सर जब आगे जाएगा तब ना। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ाओगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। एक सवाल आप सबसे पूछ रहा हूं, देखते कौन सही जवाब देता है। अगर हमने रिएक्टेंट को घटा दिया, अगर हमने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को घटा दिया तो बताओ रिएक्शन किधर शिफ्ट होगा? अगर हमने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को घटा दिया, किसने घटाया? हमने घटाया। किसने घटाया? हमने घटाया। वो क्या करना चाहेगा? सर वो बढ़ाना चाहेगा। बढ़ाने के लिए किधर आए? पीछे की आगे? सर पीछे। अरे पीछे आएगा, बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। सुनो सुनो सुनो, बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो सवाल आपसे पूछता है, सवाल कैसे पूछता, सुनना सवाल के मजे देखना। सवाल आपसे पूछता है जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को डिक्रीज करते हैं, अभी जो मैंने आपको सरल भाषा में फील कराया उसी का टेक्निकल रूप सुनना। हम जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को डिक्रीज करते हैं, देन व्हाट विल हैपन टू इक्विलिब्रियम पोजीशन व्हेन वी डिक्रीजेस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट? when we decreases concentration of reactant, then what will happen to equilibrium position? Then what will happen to equilibrium? What will happen to equilibrium? What will happen to equilibrium position? What will happen to reaction? तीन रूप में बातें करता है। तो बच्चा कहता है अरे यार इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा नहीं होगा? जिन बच्चों को मैंने पहले बता दिया कि इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है उनको डाउट नहीं आता, पर जिनको नहीं पता होता वो कहते हैं सर रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट होती है। अरे रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट होती है ऐसा हम बोल रहे हैं, सच में रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट नहीं होती, सच में इक्विलिब्रियम पोजीशन बैकवर्ड शिफ्ट होता है, सच में इक्विलिब्रियम पॉइंट बैकवर्ड शिफ्ट होता है, सच में इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट होता है। तो उसे हम बोलचाल की भाषा में कहते हैं रिएक्शन शिफ्ट हो रही है। वही जो तराजू वाला एग्जांपल लिया था, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये शिफ्ट होता है, शिफ्ट ये होगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन शिफ्ट होगा, राइट? हेलो, चलो खैर अपने को तो सिंपल सोचना है, बढ़ाएंगे तो घटाएगा, घटाएंगे तो बढ़ाएगा। बोलो बढ़ाएंगे तो बोलो बोलो, बढ़ाएंगे तो घटाएगा, घटाएंगे तो बढ़ाएगा, बढ़ाएंगे तो घटाएगा, घटाएंगे तो बढ़ाएगा। मैंने कहा इक्विलिब्रियम कंडीशंस को, इक्विलिब्रियम कंडीशंस को मतलब कंसंट्रेशन को, मतलब प्रेशर को। मैंने अभी आपसे कंसंट्रेशन पे बात की, चलो अब बात करते हैं प्रेशर पे, राइट? इमेजिन करिए हमारे सामने कोई रिएक्शन है, तो रिएक्शन अपन ले लेते हैं, लेट्स से फिर वही N2 + 3H2 इज इन इक्विलिब्रियम विद 2NH3। ये रिएक्शन हो रही थी, इसके जीवन में इक्विलिब्रियम आ गया। ये रिएक्शन हो रही थी, इसके जीवन में इक्विलिब्रियम आ गया। एट इक्विलिब्रियम आपसे रहा नहीं गया, आपने कुछ छेड़खानी करी, कभी प्रेशर बढ़ाया तो कभी प्रेशर घटाया। लेट्स से रिएक्शन जब इक्विलिब्रियम पर है, आपने सिस्टम का, ये पूरा एक सिस्टम है, आपने सिस्टम का प्रेशर बढ़ा दिया। एक मिनट, प्रेशर किसने बढ़ाया? डिस्टर्ब कौन कर रहा है? हम। डिस्टर्ब कौन कर रहा है? हम। प्रेशर कौन बढ़ा रहा है? हम। यहां लिख देता हूं मैं, हम, समझ जाओगे ना। सिस्टम का प्रेशर बढ़ा दिया, किसने बढ़ाया? हमने बढ़ाया। सिस्टम का प्रेशर बढ़ा दिया, किसने बढ़ाया? हमने बढ़ाया। जैसे ही सिस्टम का प्रेशर बढ़ा दिया तो मैंने कहा कंसंट्रेशन, प्रेशर, टेम्परेचर, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है। हमने इक्विलिब्रियम कंडीशन को डिस्टर्ब कर दिया, और जैसे ही इक्विलिब्रियम कंडीशन को डिस्टर्ब करेंगे, रिएक्शन को रास नहीं आएगा, रिएक्शन को मंजूर नहीं होगा, वो उसे चेंज करना चाहेगा,
वो उससे लड़ेगा, वो उसे रिड्यूस करेगा, वो उसे रिड्यूस करेगा, वो उसे काउंटरैक्ट करेगा। मतलब इमेजिन करो, इस कंटेनर में रिएक्शन हो रही थी, हमने प्रेशर बढ़ा दिया, प्रेशर बढ़ाया, तो बताओ प्रेशर बढ़ाने के लिए मैं इस कंटेनर को कंप्रेस करूं कि एक्सपांड करूं? प्रेशर बढ़ाने के लिए से मैं कंप्रेस करूं कि एक्सपांशन करूं? आपसे पूछ रहा हूं, मैं कंप्रेशन करूं कि एक्सपांशन करूं? कंप्रेशन करूं। कंप्रेशन करने से वॉल्यूम घटेगा कि बढ़ेगा? कंप्रेशन करने से वॉल्यूम बढ़ेगा घटेगा? कंप्रेशन करने से वॉल्यूम बढ़ेगा घटेगा। अच्छा, हमने सिस्टम का प्रेशर बढ़ाया तो ऐसा सोचो वॉल्यूम घटाया। मतलब जब जब केस वॉल्यूम का आएगा, बच्चों सुन लो, जब जब केस वॉल्यूम का आएगा आपको प्रेशर से ही सोचना है, क्योंकि सर ने तो सीपीटी पढ़ाया, भी नहीं पढ़ाया, लेकिन सवाल अगर भी का आता है तो आप पी से ही सोचोगे। इसके पीछे लॉजिक है, कभी दिक्कत नहीं आएगी। मैंने आपको सीपीटी पढ़ाया, अगर कभी सवाल भी का आता है प्रेशर से ही सोचोगे, प्रेशर से ही सोचोगे। कैसे सोचोगे सुनिएगा। अगर ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर थी, हमने इक्विलिब्रियम कंडीशन में सिस्टम का प्रेशर बढ़ा दिया, हमने सिस्टम का प्रेशर बढ़ाया, वो उसे घटाना चाहेगा, वो उसे कम करना चाहेगा, वो उसे रिड्यूस करेगा। आपसे लड़ नहीं सकता तो वो उसे रिड्यूस करना चाहेगा। बच्चों आप सबको मैंने बताया था, फिर बता देता हूं, जो प्रेशर होता है मोल के प्रोपोर्शनल होता है, जो प्रेशर होता है मोल के प्रोपोर्शनल होता है। क्या किसी बच्चे को इस पॉइंट में डाउट है कि आखिर प्रेशर क्यों मोल के प्रोपोर्शनल होता है? बिना किसी हेजिटेशन के रेज है। क्या किसी बच्चे को डाउट है कि प्रेशर मोल के प्रोपोर्शनल होता है, ऐसा क्यों होता है? क्या किसी बच्चे को डाउट है? ऑलराइट, क्या किसी बच्चे को डाउट है? मैं पूछ रहा हूं। हाँ, कुछ बच्चों को डाउट है, उनसे मैं सवाल पूछ रहा हूं। बेटा मान लो एक कंटेनर है, इसमें गैसेस के 100 मॉलिक्यूल हैं। कितने मॉलिक्यूल है? 100। और एक दूसरा कंटेनर है, वही वॉल्यूम है, इसमें गैसेस के 1000 मॉलिक्यूल हैं। बोलो कहां ज्यादा प्रेशर होगा? बोलो कहां ज्यादा प्रेशर होगा? जिन बच्चों ने हाथ खड़े किए उनसे बात कर रहा हूं मैं। एक में 100 मॉलिक्यूल है, एक में 1000 मॉलिक्यूल है, कहां ज्यादा प्रेशर होगा? अरे कहां ज्यादा प्रेशर होगा अंकित, आप बताओ कहां ज्यादा प्रेशर होगा? कहां ज्यादा प्रेशर होगा? ऑलराइट सर, जहां ज्यादा मॉलिक्यूल होंगे वहीं ज्यादा प्रेशर होगा, क्योंकि गैसेस का प्रेशर होता नहीं, गैसेस का प्रेशर एक्सर्ट होता है। फिर भी कोई बच्चा नहीं समझ पाया तो ऐसे समझ ले, अरे पीवी बराबर एनआरटी होता है ना यार, मतलब जो पी है वो एन के प्रोपोर्शनल है। तो बच्चा मुझसे कहता है सर वी भी तो एन के प्रोपोर्शनल है। अरे यार अभी वी को कांस्टेंट लिया है ना यार, ये जिस बर्तन में हो रहा है उसका वॉल्यूम तो कांस्टेंट है ना। नहीं सर, प्रेशर के बदलने से वॉल्यूम बदल रहा। लेट लिसन केयरफुली, लिसन केयरफुली। मैंने कहा मैंने कहा कि जो प्रेशर होता है वो मोल के प्रोपोर्शनल होता है। तो बच्चा मुझसे कहता है सर प्रेशर मोल के प्रोपोर्शनल होता है, तो सर वॉल्यूम भी तो मोल के प्रोपोर्शनल होता है। सर प्रेशर बढ़ा तो वॉल्यूम घटा तो मोल में कहां चल जाया? भैया मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, ये अलग हट के बात कर रहा हूं, आपसे कुछ कंसेप्ट की बात कर रहा हूं। अभी उसको भूल जाओ, मैं तो इतना पूछ रहा हूं, क्या प्रेशर मोल के प्रोपोर्शनल होता है? बस हाँ या ना बताओ। क्या प्रेशर मोल के प्रोपोर्शनल होता है? हाँ साहब, प्रेशर मोल के प्रोपोर्शनल होता है। जितने ज्यादा मोल होंगे, उतने ज्यादा मॉलिक्यूल होंगे, उतना ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट होगा। अब आते हैं इस कंडीशन में। इस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आ गया था, इस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आ गया था। हमने इक्विलिब्रियम पर सिस्टम का प्रेशर बढ़ा दिया, प्रेशर बढ़ाने के लिए वॉल्यूम को घटा दिया, हमने प्रेशर को बदल के इक्विलिब्रियम कंडीशन को डिस्टर्ब कर दिया, जो इस रिएक्शन को मंजूर नहीं होगा। हमने जो चेंज किया है वो उस चेंज को काटना चाहेगा, उसे काटने के लिए कभी उसे रिड्यूस करेगा तो कभी उसे काउंटर एक्ट करेगा। हमने प्रेशर को बढ़ाया तो रिएक्शन अंदर से फूंक मार के वॉल्यूम बढ़ा नहीं सकता, रिएक्शन अंदर से फूंक मार के काउंटर एक्ट नहीं कर सकता। तो यहां पे काउंटरैक्ट की सिचुएशन नहीं है, यहां पे तो बस वो रिड्यूस कर सकता है। मतलब अगर हमने बढ़ाया है तो वो प्रेशर को रिड्यूस कर दे, अगर हमने बढ़ाया है तो वो प्रेशर को रिड्यूस कर दे, प्रेशर को रिड्यूस कर दे। अब रिएक्शन के पास दो ही ऑप्शन है, या तो फॉरवर्ड जाए या तो बैकवर्ड जाए। फॉरवर्ड जाता है तो 2, बैकवर्ड आता है तो 3 1 4। सुनना ध्यान से, फॉरवर्ड जाता है तो 2 मोल बनते हैं एट अ पॉइंट, एट अ टाइम। बैकवर्ड आता है तो 4 मोल बनते हैं। हमने प्रेशर को बढ़ाया, वो घटाना चाहेगा, घटाने के लिए कम मोल की तरफ जाना चाहेगा, क्योंकि जो प्रेशर होता है मोल के
प्रोपोर्शनल होता है। अगर रिएक्शन पीछे आने लगी अगर, तो 4-4 मोल बनेंगे, खूब सारे मॉलिक्यूल बनेंगे, तो प्रेशर तो और बढ़ेगा। हमने भी बढ़ाया, उसने भी बढ़ाया, तो भैया रिएक्शन में इक्विलिब्रियम फिर से कहां से आया? मतलब अगर हमने प्रेशर को बढ़ाया है, सुनिएगा ध्यान से, वो घटाना चाहेगा। प्रेशर को घटाने के लिए वो उस डायरेक्शन में जाना चाहेगा जिधर जाकर प्रेशर घटता है, जिधर जाकर प्रेशर घटता है। किधर जाने से प्रेशर घटेगा? कम मोल के बनने से प्रेशर घटेगा कि ज्यादा मोल के बनने से प्रेशर घटेगा? सर स्वाभाविक सी बात है, कम मोल की तरफ जाएगा तभी तो प्रेशर घटेगा। मतलब अगर हमने प्रेशर को बढ़ाया तो जो रिएक्शन है, लिसन केयरफुली, अगर हमने प्रेशर को बढ़ाया तो जो रिएक्शन है, अगर हमने प्रेशर को बढ़ाया तो जो रिएक्शन है उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी। रिएक्शन उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी जिधर जाने से नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस सब्सटेंस डिक्रीजेस। जिधर जाने से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस सब्सटेंस डिक्रीजेस। मैंने नहीं कहा हमेशा फॉरवर्ड जाएगी, मैंने नहीं कहा हमेशा बैकवर्ड आएगी, मैं तो ये कह रहा हूं सर उधर जाएगी जिधर कम नंबर ऑफ मोल्स आएंगे, जिधर लेस नंबर ऑफ मोल्स आएंगे। मतलब अगर मैंने आपसे पूछा होता, बच्चों आपका जवाब चाहिए, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर प्रेशर को घटाया, अगर प्रेशर को घटाया, किसने घटाया? हमने घटाया, तो रिएक्शन क्या करना चाहेगा? सर रिएक्शन उसे काउंटर एक्ट करेगा, उसे रिड्यूस करेगा। मतलब हमने क्या चेंज किया? हमने प्रेशर को घटाया, तो वो उसे बढ़ाना चाहेगा। हमने प्रेशर को घटाया, सेकंड केस ले रहा हूं मैं, हमने प्रेशर को घटाया तो रिएक्शन प्रेशर को बढ़ाना चाहेगा। प्रेशर को बढ़ाने के लिए उधर शिफ्ट हो जाएगा जिधर जाने से मोर नंबर ऑफ मोल्स आते हैं, जिधर जाने से मोर नंबर ऑफ गैसियस सब्सटेंस आते हैं, जिधर जाने से मोर नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसियस सब्सटेंस आते हैं। बच्चों सुनिएगा, मैंने नहीं कहा हमेशा फॉरवर्ड जाएगा, मैंने नहीं कहा हमेशा बैकवर्ड जाएगा, मैं ये कह रहा हूं जिधर मोल है उधर देख के जाएगा। मतलब अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो कम मोल की तरफ जाएगा, अगर प्रेशर घटाओगे तो ज्यादा मोल की तरफ जाएगा। एक छोटा सा सवाल मैं आप सबसे पूछ रहा हूं, आप सबका ध्यान चाहिए। PCl5 is in equilibrium with PCl3 plus Cl2. गैस गैस गैस, अगर वॉल्यूम को बढ़ा दिया गया, अगर वॉल्यूम को बढ़ा दिया गया तो बताओ रिएक्शन किधर शिफ्ट होगी? बताओ इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा? अगर वॉल्यूम को बढ़ा दिया गया, अगर वॉल्यूम को बढ़ा दिया गया तो बताओ रिएक्शन किधर शिफ्ट होगी? बताओ इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा? जब जब सवाल में वॉल्यूम की बात आएगी आप उसे प्रेशर से ही रिलेट करोगे, क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन मैंने सीपीटी ही बताया, मैंने वॉल्यूम के लिए कहा बेटा प्रेशर से ही सोचना। मतलब सवाल आपसे पूछ रहा है वॉल्यूम को बढ़ाया, तो आप सोचोगे मतलब प्रेशर को घटाया। ये हमने किया बच्चों, ये हमने किया। हम सोच अच्छा सवाल कह रहा वॉल्यूम को बढ़ाया, मतलब वो कहना चाह रहा प्रेशर को घटाया। हमने प्रेशर को घटा दिया, हमने प्रेशर को घटा दिया, तो रिएक्शन उसे काउंटरैक्ट करेगा, रिएक्शन उस इफेक्ट को रिड्यूस करेगा, मतलब वो बढ़ाना चाहेगा। हमने प्रेशर को घटाया, रिएक्शन उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा जिधर नंबर ऑफ मोल, बोलो बोलो, रिएक्शन उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा जिधर नंबर ऑफ मोल्स, जिधर नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा आएंगे, जिधर नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा आएंगे। बताओ आगे जाने से ज्यादा मोल आते हैं कि पीछे जाने से ज्यादा मोल आते हैं? आगे जाने से कि पीछे जाने से? सर आगे जाने से, मतलब जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर? सबसे पहले अपन ने बात करी कंसंट्रेशन की, फिर बात करी प्रेशर की। मैंने कहा जब भी वॉल्यूम आए प्रेशर से ही सोचोगे, प्रेशर बढ़ाओगे तो वो घटाएगा, प्रेशर घटाओगे तो वो बढ़ाएगा। घटाने और बढ़ाने के लिए किसी एक डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा।
अगर प्रेशर घटाना है तो कम मोल की तरफ जाएगा, अगर प्रेशर बढ़ाना है रिएक्शन को, अगर प्रेशर बढ़ाना है रिएक्शन को तो ज्यादा मोल की तरफ जाएगा। सर हमें कैसे पता चलेगा रिएक्शन बढ़ाएगा कि घटाएगा? आप जो करोगे उसका उल्टा करेगा। आप प्रेशर बढ़ाओगे तो रिएक्शन घटाना चाहेगा, आप प्रेशर घटाओगे तो रिएक्शन बढ़ाना चाहेगा। हेलो, अरे समझ में आया? इसी प्रकार से तीसरा फैक्टर है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। मतलब अगर हम कोई रिएक्शन जो कि इक्विलिब्रियम पर है, आपका ध्यान चाहिए, अगर हम कोई रिएक्शन जो कि इक्विलिब्रियम पर है उसमें टेम्परेचर का चेंज करते हैं तो रिएक्शन कहां जाएगा? बच्चों अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे कहा था कि दुनिया में दो तरह की रिएक्शन होती है, एक एक्सो और दूसरी एंडो होती है। जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है उसका डेल्टा एच निगेटिव होता है, जो रिएक्शन एंडोथर्मिक होती है उसका डेल्टा एच बच्चों बोलो बोलो पॉजिटिव होता है। मैंने आपको बताया था टेम्परेचर के बढ़ाने से के हमेशा बढ़ता नहीं, के हमेशा घटता नहीं। अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर के बढ़ाने से के बढ़ता है, अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर के बढ़ाने से के घटता है। मान लो एक रिएक्शन है ए इज इन इक्विलिब्रियम विद बी, मान लो एक रिएक्शन है ए इज इन इक्विलिब्रियम विद बी। बच्चों सुन रहे हो ना? हाँ सर सुन रहे हैं। इसका जो के होगा वो कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए होगा कि नहीं होगा? हाँ साहब होगा। अरे बोलो होगा। अगर मान लो पल भर के लिए हमें पता है कि टेम्परेचर के बढ़ाने से के बढ़ता है एंडो में, हमें पता है कि टेम्परेचर के बढ़ाने से के घटता है एक्सो में। मान लीजिए ये जो रिएक्शन है पल भर के लिए इसका नेचर है एंडोथर्मिक। कैसा नेचर है? एंडोथर्मिक। एंडो का मतलब है हीट को एब्जॉर्ब करता है। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट होगा कि बैकवर्ड शिफ्ट होगा? अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बच्चा क्या सोचता है, यार अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सर ने कहा था के बढ़ता है टेम्परेचर के चेंज से, क्योंकि के बदलता है इसीलिए आपको के फॉर्म में सोचना है। प्रेशर के बदलने से के नहीं बदलता, कंसंट्रेशन के बदलने से के नहीं बदलता, पर टेम्परेचर के बदलने से के बदलता है, इसलिए हम के फॉर्म में सोच रहे हैं। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे और ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है, के बढ़ जाएगा। अरे के बढ़ जाएगा मतलब जो बी है वो बढ़ेगा। अरे किसी रिएक्शन का किसी नंबर का जब न्यूमरेटर बड़ा होता है तभी तो रेशियो बड़ा होगा ना। अच्छा, अगर हमने टेम्परेचर को बढ़ाया तो क्योंकि इसका के बड़ा होगा मतलब बी ज्यादा होगा, मतलब जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। तो नहीं समझ में आया? हम क्या जानते हैं पहले वो याद करो। हम जानते हैं कि टेम्परेचर के बढ़ाने से के बढ़ जाता है। सर टेम्परेचर के बढ़ाने से के क्या हमेशा बढ़ता है? मैंने कहा हमेशा बढ़ता है, मैं तो कह रहा हूं वो एंडोथर्मिक है इसलिए। अच्छा ये हम जानते हैं, ठीक है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर हमने ये एंडो लिखा बेटा एंडो, अगर हमने, मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर हमने इस रिएक्शन के लिए हमने 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 टेम्परेचर को बढ़ा दिया, हमने क्या कर दिया? टेम्परेचर को बढ़ा दिया, तो रिएक्शन किधर जाएगा? आगे जाएगा कि पीछे जाएगा? तो बच्चे ने कहा यार टेम्परेचर के बढ़ाने से के बढ़ता है, मतलब अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया है तो इसका के बड़ा होगा, अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया है तो इसका के बड़ा होगा। अब आप मुझे बताओ के कब बड़ा होगा? जब बी बड़ा होगा तब न के बड़ा होगा, जब ए छोटा होगा तब न के बड़ा होगा। अरे यार अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बी बड़ा होगा, ए छोटा होगा। टेम्परेचर के बढ़ाने से, क्योंकि के बड़ा होता है मतलब बी बड़ा हो रहा है, मतलब प्रोडक्ट बड़ा हो रहा है, मतलब प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ज्यादा हो रहा है, मतलब प्रोडक्ट ज्यादा बन रहा है। तो ज्यादा कब बनेगा? जब रिएक्शन कहां जाएगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। अब एक बच्चा मुझसे कहता है, एक बच्चे ने डाउट पूछा है, सर टेम्परेचर ज्यादा तो हीट भी तो ज्यादा एब्जॉर्ब होगा। अंकित बेटा अभी आपने थर्मो नहीं पढ़ी, अभी आपने थर्मो नहीं पढ़ी। बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट होता है और इसीलिए मैंने उस भाषा का इस्तेमाल नहीं किया। उनको लगता है टेम्परेचर ही हीट होता है। बेटा जिस दिन थर्मोडायनामिक्स पढ़ोगे उस दिन समझ जाओगे टेम्परेचर और हीट अलग अलग चीज होती है। हीट अलग चीज है, टेम्परेचर अलग चीज है। आप इसे हीट से मत सोचो, और जिस किताब में लिखा मिलता है वो भी गलत है। यू कैन नॉट रिलेट हीट विद टेम्परेचर, जैसे मैं कह रहा हूं वैसे सोचो। हेलो,
मैं क्या कह रहा हूं वो सोचना, हीट से मत सोचो। आ जाता है, पर क्यों हम गलत सोच के आंसर निकाले जब सही सोचने से आता है? आखिर होता क्या है? टेम्परेचर के बढ़ने से, सुनो सुनो सुनो, टेम्परेचर के बढ़ने से के बढ़ जाता है। टेम्परेचर के बढ़ने से के बढ़ जाता है, और क्योंकि के बढ़ जाता है, इसका मतलब बी बढ़ रहा है, ए घट रहा है, इसका मतलब प्रोडक्ट ज्यादा बन रहा है, इसका मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट हो रही। पर एक बच्चा मुझसे कहता है, सर आपने कुछ देर पहले हमें कहा था, आपने कुछ देर पहले हमें कहा था कि ली चैटलियर प्रिंसिपल कहता है कि इक्विलिब्रियम पे अगर हम सीपीटी को चेंज करेंगे, अगर हम सीपीटी को चेंज करेंगे तो रिएक्शन उस चेंज को अपोज करेगा। अपोज करने के लिए या तो वो उसे रिड्यूस करेगा, सुनना ध्यान से, अपोज करने के लिए या तो वो उसे रिड्यूस करेगा या तो उसे काउंटरैक्ट करेगा। सर उस थ्योरी से कहां आया? चलो आपके मुझे टी वाले के वाले रिलेशन समझ में आ गया, पर वो जो ली चैटलियर प्रिंसिपल की थ्योरी थी उससे हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? ऐसे करेंगे, सुनना ध्यान से। ए से बना बी, ये जो रिएक्शन है बच्चों, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब ए प्लस क्यू से बन रहा है बी। ठीक है, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब ये हीट को एब्जॉर्ब करके आगे जाती है, ये हीट को एब्जॉर्ब करके आगे जाती है। सुन रहे हो क्या? ये हीट को एब्जॉर्ब करके आगे जाती है, राइट? यूं तो टेम्परेचर हमेशा हीट नहीं होता है, यूं तो टेम्परेचर के बढ़ने से हीट बढ़े कोई जरूरी नहीं होता है, कोई जरूरी नहीं होता है। टेम्परेचर जब आप बढ़ा रहे हो तो हम मान के चल रहे हैं आप उसे एनर्जी दे रहे हो, और ये मानते हुए कि यहां जो एनर्जी गई वो हीट के फॉर्म में गई, ये मानते हुए हम ये कह सकते हैं कि सर जब हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो हमने वहां पे हीट दी, तो सर ऐसा भी तो कह सकते हैं हम उसे हीट दे रहे हैं, हम उसके इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर रहे हैं। हमने उसे हीट दिया तो जो हमने उसे हीट दिया उसे रिड्यूस करना चाहेगा, जो हमने उसे हीट दिया वो उसे रिड्यूस करना चाहेगा, और वो उसे रिड्यूस करने के लिए उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिधर जाने से उसकी वो एनर्जी कम होती है। एंडोथर्मिक रिएक्शन जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है तो हीट को खाता है, ऐसा सोचो। एंडोथर्मिक रिएक्शन जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है तो हीट को खाता है, ऐसा सोचो। मतलब ए प्लस क्यू से बी बना। तो जब हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, ऐसा अगर माना जाए कि टेम्परेचर के बढ़ाने से हीट बढ़ा है, जो कि हमेशा सच नहीं है, अगर ऐसा माना जाए कि टेम्परेचर के बढ़ाने से हीट बढ़ा है, तो हम कहेंगे सर हमने इधर हीट बढ़ा दिया, मतलब वो उसे रिड्यूस करना चाहेगा, तो रिड्यूस करने के लिए फॉरवर्ड जाएगा तभी तो कम होगा, जब वो कंज्यूम होगा तभी तो कम होगा। और सरल भाषा में, अरे और सरल भाषा में, हमने टेम्परेचर बढ़ाया, बच्चों सुनना, मान लो पल भर के लिए क्यू बढ़ाया, मान लो पल भर के लिए जो क्यू है वो कंसंट्रेशन है, मान लो हमने टेम्परेचर बढ़ाया, मतलब हीट को बढ़ाया, मतलब कंसंट्रेशन को बढ़ाया, वो उसे घटाना चाहेगा, घटाने के लिए आगे जाएगा, अच्छा हाँ फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है, लिसन लिसन लिसन, अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर के बढ़ाने से रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाता है। उसका लॉजिक के से ऐसे आता है, फील से ऐसे आता है, ली चैटलियर प्रिंसिपल से ऐसे आता है। सारी बातों की एक बात आपको तो याद रखना है, अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो टेम्परेचर के बढ़ाने से रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाता है, टेम्परेचर के बढ़ाने से रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाता है। सवाल आपसे पूछता है और पूछेगा, यार पी के बदलने से के नहीं बदलता, सी के बदलने से के नहीं बदलता, टी के बदलने से तो के बदलता है, तो बताओ आखिर के बदलता है तो फिर रिएक्शन कैसे शिफ्ट होता है? तो आप ऐसे समझाओगे। क्लियर? हेलो, अगर आपको समझ में आ गया तो मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, पूछ लूं क्या? मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, पूछ लूं क्या? मान लीजिए एक रिएक्शन है सी इज इन इक्विलिब्रियम विद डी, और ये जो रिएक्शन है एक्सोथर्मिक है, इसका जो डेल्टा एच है वो निगेटिव है। अगर हमने टेम्परेचर को बढ़ाया, अगर हमने टेम्परेचर को बढ़ाया तो बताओ रिएक्शन किधर शिफ्ट होगी? हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, रिएक्शन किधर शिफ्ट होगी? हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं,
रिएक्शन किधर शिफ्ट होगी? हम बढ़ा रहे हैं, वो इक्विलिब्रियम पर है, सब कुछ थमा थमा सा है, हमने टेम्परेचर को बढ़ा दिया, कहां शिफ्ट होगी? लॉजिक नंबर वन, लॉजिक नंबर वन सुनना, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना सर, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो के घटेगा। लॉजिक नंबर वन, अरे सुनो ना, लॉजिक नंबर वन, टेम्परेचर को बढ़ाया, के को घटाया, इसका जो के होगा वो कंसंट्रेशन ऑफ डी बाय कंसंट्रेशन ऑफ सी होगा। सर के को घटाने के लिए डी को घटाना पड़ेगा, सी को बढ़ाना पड़ेगा, सी को बढ़ाने के लिए रिएक्शन को बैकवर्ड आना पड़ेगा। मतलब अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हमने टेम्परेचर को बढ़ा दिया, तो वी विल से रिएक्शन शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन, वी विल से रिएक्शन शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। क्लियर? सर फील से चलो फील से कर लेते हैं। सर फील से कैसे करें? कहां लिखूं? इधर देखना जरा, यहां लिख देता हूं मैं। फील से कैसे करें? ऐसे करो, C इज इन इक्विलिब्रियम विद D प्लस Q। सर इधर क्यों क्यों लिखा? अरे एक्सोथर्मिक है ना। हाँ ठीक है साहब, अब हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, मान लो Q को बढ़ा रहे हैं, मतलब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को बढ़ा रहे हैं। अरे प्रोडक्ट को बढ़ाएंगे तो रिएक्शन किधर शिफ्ट होगा? बैकवर्ड। अच्छा, अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो टेम्परेचर को बढ़ाने से रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट हो जाता है, रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट हो जाता है। अरे आसान है ना यार। नंबर वन, कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो घटाएगा, कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो घटाएगा, प्रेशर बढ़ाएंगे तो कम मोल की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, घटाएंगे घटाएंगे तो ज्यादा मोल की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। एक बच्चा कह रहा है फील नहीं समझ में आया। सुनो 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 हर्षित, सुनो ना, क्या ये रिएक्शन, जल्दी से, क्या ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है? बोलो हाँ या ना। क्या ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है? बोलो हाँ या ना। एक्सो, अगर रिएक्शन अगर एक्सो है तो सी से बना डी, रिएक्शन अगर एक्सो है तो सी से बना डी प्लस क्यू लिख दो, चलेगा? सर आपने क्यू उधर क्यों लिखा? अरे एक्सो है ना यार। हाँ ठीक है, टेम्परेचर के बढ़ाने से क्यू बढ़ता है, सर आपने कहा टेम्परेचर क्यू एक नहीं होता। बिल्कुल सही, इसीलिए तो नहीं बता रहा हूं ये, पर फील के लिए बता रहा हूं, फील के लिए। क्या? टेम्परेचर के बढ़ाने से, ऐसा मान लो बोलू तो मानो ना आप, टेम्परेचर के बढ़ाने से मान लो क्यू बढ़ता है। अच्छा, क्यू बढ़ रहा है, इसका मतलब ये है क्यू बढ़ रहा है, इसका मतलब ये है, ऐसा सोचो कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है। मान लो क्यू एक प्रोडक्ट है यार, टेम्परेचर के बढ़ाने से, ऐसा मानो क्यू बढ़ रहा है, ऐसा मानो प्रोडक्ट बढ़ रहा है, ऐसा मानो प्रोडक्ट कंसंट्रेशन बढ़ा दी। अरे जब प्रोडक्ट बढ़ाएंगे तो रिएक्शन कहां जाएगा? बैकवर्ड जाएगा ना घटाने के लिए। रिएक्शन कहां जाएगा? बैकवर्ड जाएगा घटाने के लिए, राइट? तो अभी आपने मुझे कहा कि इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि टेम्परेचर के शिफ्ट होने से, टेम्परेचर के बदलने से रिएक्शन कहां शिफ्ट होगा। सुनिएगा ध्यान से। सबसे पहले मैंने आपको बताया ली चैटलियर प्रिंसिपल होता क्या है, उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, क्या होता है, कैसे होता है। कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो घटाएगा, प्रेशर बढ़ाएंगे तो घटाएगा। जो टेम्परेचर का आंसर है वो के लॉजिक से दिया जाता है। अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो टेम्परेचर के बढ़ाने से फॉरवर्ड डायरेक्शन, अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो टेम्परेचर के बढ़ाने से बैकवर्ड डायरेक्शन। टेम्परेचर के बढ़ाने की बात हुई, घटाओगे तो उल्टा होगा। टेम्परेचर के बढ़ाने की बात हुई, घटाओगे तो उल्टा होगा, राइट? अब हुआ क्या, ये सारी बातें हो गई ली चैटलियर प्रिंसिपल की, चेंज इन प्रेशर एंड ऑल दैट। नेक्स्ट आता है इनर्ट गैस एडिशन। बच्चों मुझे आप सबका ध्यान चाहिए, कल मैंने आप सबको जब अल्फा का केस पढ़ाया था, बस हाँ या ना में जवाब देना है। कल मैंने आपको अल्फा का केस पढ़ाया था, उसमें आपको मैंने इनर्ट गैस का केस बताया था, क्या याद आया? जब हम इनर्ट गैस को ऐड करते हैं तो या तो कांस्टेंट प्रेशर पे ऐड करते हैं या तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे ऐड करते हैं। जब हम कांस्टेंट प्रेशर पे ऐड करते हैं, कहने का मतलब होता है कि वॉल्यूम बढ़ गया। जब हम इनर्ट गैस को, जब हम इनर्ट गैस को कांस्टेंट प्रेशर पे ऐड करते हैं, मतलब वॉल्यूम बढ़ गया। तो अल्फा वैसे ही चेंज होता है जैसे वॉल्यूम के चेंज होने से होता है। कल मैंने आपको बताया था जब हम इनर्ट गैस को कांस्टेंट प्रेशर पे ऐड करते हैं तो वॉल्यूम बढ़ जाता है, अल्फा वैसे ही चेंज होता है जैसा वॉल्यूम के चेंज होने से होता है। वही लॉजिक मैं यहां लगा रहा हूं। क्या?
अगर हमने इनर्ट गैस को कांस्टेंट प्रेशर पे ऐड किया, कैसे ऐड किया? कांस्टेंट प्रेशर पे ऐड किया। बच्चों आपका ध्यान चाहिए, अगर हमने इनर्ट गैस को कांस्टेंट प्रेशर पे ऐड किया मतलब वॉल्यूम बढ़ा दिया, वॉल्यूम बढ़ा दिया, लेट्स से हमने लिखा N2 plus 3H2 is in equilibrium with 2NH3। ये रिएक्शन एक कंटेनर में हो रही थी, हमने इसमें इनर्ट गैस मिला दिया। जब हमने इनर्ट गैस मिलाया, उसे कांस्टेंट प्रेशर में मिलाया, जिससे वॉल्यूम बढ़ गया, मतलब हमने इसका वॉल्यूम बढ़ाया। जब हम इसका वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो वो क्या करना चाहेगा? अरे सर ने कहा था जब भी वॉल्यूम के बारे में सोचो हमेशा प्रेशर से सोचो। बच्चों सुनना ध्यान से, हमने इनर्ट गैस को ऐड किया तो कांस्टेंट प्रेशर रखने के लिए वॉल्यूम बढ़ गया। सो हमने क्या चेंज किया? सर इनडायरेक्टली हमने इनर्ट गैस मिला के वॉल्यूम को बढ़ा दिया। क्लियर? तो बच्चा मुझसे कहता है सर अगर हमने वॉल्यूम को बढ़ा दिया तो अपन ये भी तो कह सकते हैं हमने प्रेशर को घटा दिया। कुछ बच्चे मुझसे डाउट पूछते हैं सर अभी तो आपने कहा था कांस्टेंट प्रेशर पे ऐड किया, अब आप बोल रहे प्रेशर घटा दिया। बेटा कांस्टेंट प्रेशर पे ऐड किया उससे वॉल्यूम बढ़ गया, ऐसा सोचो, ऐसा सोचो कि प्रेशर घट गया। अच्छा ठीक ठीक, सोचने को बोल रहे हो आप, ऐसा घटा नहीं, ऐसा सोचो प्रेशर घट गया, क्योंकि वॉल्यूम को किससे रिलेट करने को मैंने बोला? प्रेशर से। ऐसा सोचो कि प्रेशर घट गया, ऐसा सोचो कि प्रेशर घट गया। तो जब प्रेशर घटेगा तो रिएक्शन क्या करना चाहेगा? सर प्रेशर हमने घटाया, ऐसा हम सोच रहे हैं। सोचो प्रेशर घट गया मतलब हमने प्रेशर घटाया, तो रिएक्शन क्या करना चाहेगा? सर रिएक्शन बढ़ाना चाहेगा। बढ़ाने के लिए किधर शिफ्ट हो जाएगा? सर बढ़ाने के लिए उधर शिफ्ट होगा जिधर ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स है, जिधर ज्यादा मोल्स है, जिधर ज्यादा मोल्स है। तो एक बच्चा मुझसे कहता है सर इतने काहे को सोचें, सीधे ना सोचें। मैंने कहा क्या ना सोचें? सर अल्फा प्रोपोर्शनल टू वी की पावर डेल्टा एनजी अपॉन एनपी होता है। मैंने कहा सही है। सर इस रिएक्शन के लिए अल्फा प्रोपोर्शनल टू वी की पावर सर 2 - 4 - 2 अपॉन 2, मतलब एनपी कितना है 2, डेल्टा एनजी कितना है -2। मतलब वो कहता है बच्चा मुझसे सर अल्फा प्रोपोर्शनल टू वी की पावर -1 है, मतलब अल्फा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी है। मैंने कहा तो क्या? सर जब हम वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो अल्फा घटेगा। सर जब हम वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो अल्फा घटेगा। सर अल्फा घटेगा मतलब रिएक्टेंट कम टूटेगा, रिएक्टेंट कम टूटेगा तो हम कह सकते हैं रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट होगा। सर सीधे ना बोल दे। मैंने कहा ऐसे भी बोल सकते हो। अच्छा, तो कल जो हमने अल्फा वाला कंसेप्ट पढ़ा वो ली चैटलियर प्रिंसिपल से फील से भी बोल सकते हैं, और मैथमेटिकल बोलना है तो मैथमेटिकल भी बोल सकते हैं। एक बार फिर से आपका ध्यान चाहिए, अगर कांस्टेंट प्रेशर पर इनर्ट गैस को ऐड किया, इसका यह मतलब है कि सिस्टम का वॉल्यूम बढ़ गया। पहले सिस्टम इतना था, वॉल्यूम इतना हो गया। तो अगर सिस्टम का वॉल्यूम बदल गया तो हमें बताना है कि रिएक्शन किधर शिफ्ट होगा। सिस्टम का वॉल्यूम बदला तो चलो ली चैटलियर प्रिंसिपल से सोचते हैं। सिस्टम का वॉल्यूम बदला, बढ़ा कि घटा? सर बढ़ा। सर ने कहा वॉल्यूम बढ़ा तो ऐसा सोचो कि प्रेशर घटा। प्रेशर घटा मतलब हमने प्रेशर घटाया, तो रिएक्शन प्रेशर को बढ़ाना चाहेगा, रिएक्शन प्रेशर को बढ़ाना चाहेगा। तो रिएक्शन प्रेशर को बढ़ाने के लिए किधर जाएगा? जिधर ज्यादा मोल है। ज्यादा मोल किधर है? पीछे है कि आगे है? पीछे, मतलब किधर शिफ्ट होगा? बैकवर्ड। चाहे ली चैटलियर प्रिंसिपल से सोचो चाहे फॉर्मूले से सोचो। फॉर्मूले से कैसे सोचे सर? अल्फा प्रोपोर्शनल टू वी की पावर डेल्टा एनजी अपॉन एनपी, डेल्टा एनजी -2/2 - 1, मतलब अल्फा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी, मतलब हम वॉल्यूम को बढ़ा रहे हैं। सर हम वॉल्यूम कहां बढ़ा रहे हैं? हम तो इनर्ट गैस को ऐड कर रहे हैं। अरे इनर्ट गैस को कांस्टेंट प्रेशर पे ऐड करने का मतलब वॉल्यूम बढ़ाना ही तो है। सही बात है। तो जब हमने वॉल्यूम को बढ़ाया तो रिएक्शन किधर शिफ्ट होगा? सर वॉल्यूम को बढ़ाया, अल्फा घटेगा, अल्फा घटेगा मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन घटेगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन घटेगा मतलब रिएक्टेंट कम टूटेगा, रिएक्टेंट कम टूटेगा मतलब प्रोडक्ट नहीं बनेगा, मतलब रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट होगा। क्या बात है। अब एक केस और है। सर ये तो कांस्टेंट प्रेशर का हुआ। बच्चों याद करो जब मैंने कांस्टेंट वॉल्यूम पे ऐड किया था, जब कांस्टेंट वॉल्यूम पे ऐड किया था तो अल्फा में कोई चेंज नहीं था। याद आया? मैंने इसका पूरा मैथमेटिकल प्रूफ भी बताया था। जब हम इनर्ट गैस को कांस्टेंट वॉल्यूम पे ऐड करते हैं
तो रिएक्टेंट का मोल नहीं बदलता, कंसंट्रेशन नहीं बदलता, प्रेशर नहीं बदलता, टोटल प्रेशर बदलता है पर पार्शियल प्रेशर नहीं बदलता, पार्शियल प्रेशर नहीं बदलता, ना मोल बदला, ना कंसंट्रेशन बदला, ना पार्शियल प्रेशर बदला, ना अल्फा बदला, ना रिएक्शन आगे जाएगा ना रिएक्शन पीछे आएगा। नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम, नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अभी सवाल कराऊंगा, ठीक है। अच्छा, कैटलिस्ट का तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो कैटलिस्ट होता है वो इक्विलिब्रियम में कोई चेंज नहीं करता, बस वो इक्विलिब्रियम को अचीव करने में हेल्प करता है, जिसके बारे में डिटेल में हम पढ़ते हैं केमिकल काइनेटिक्स में। कैटलिस्ट का जो केस है बच्चों वो केमिकल काइनेटिक्स में आता है। अभी फिलहाल आपको याद रखना, वो सारा एक्टिवेशन एनर्जी वो सारी कहानी केमिकल काइनेटिक्स में आएगा। अभी फिलहाल आपको बस ये याद रखना है कि कैटलिस्ट की वजह से इक्विलिब्रियम में चेंज नहीं आता। हाँ, इक्विलिब्रियम जल्दी अटेन हो जाता है, इक्विलिब्रियम जल्दी अटेन हो जाता है। ऑलराइट, अगर आप सब सीख गए हैं तो मुझे आप सबका पूरा ध्यान चाहिए। अब जो मैं सिखाने वाला हूं उसके लिए चुटकी में समझ में आएगा जो मैंने आपको कहा था, बस सुनना है ध्यान से, जल्दबाजी मत करना घर जाने की। सुनिएगा ध्यान से। मैंने अभी तक आपको जो ली चैटलियर प्रिंसिपल का केस बताया वो सारा का सारा केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए था। हमारे सिलेबस में दो तरह के इक्विलिब्रियम हैं, एक है केमिकल इक्विलिब्रियम और दूसरा है फिजिकल इक्विलिब्रियम। जब मैं आपसे फिजिकल इक्विलिब्रियम की बात करूंगा तो मैं आपसे कितने केसेस डिस्कस करूंगा वो सुन लो। सॉलिड से लिक्विड फिजिकल स्टेट बदल रहा है, लिक्विड से गैस फिजिकल स्टेट बदल रहा है, और तीसरा मैं केस की बात करूंगा जब सॉलिड से डायरेक्टली गैस बन रहा है। ये चार केसेस हैं, ये चार फिजिकल इक्विलिब्रियम है। जब सॉलिड से लिक्विड बन रहा, लिक्विड से गैस बन रहा, सॉलिड से गैस बन रहा, राइट। सॉलिड से लिक्विड बनता है, आप सभी जानते हैं, सॉलिड से लिक्विड, सॉलिड से लिक्विड मतलब मेल्टिंग, लिक्विड से गैस मतलब वेपोराइजेशन, और जब इक्विलिब्रियम पे है तो हम इसे कहते हैं बॉइलिंग, H2 लिक्विड से H2 गैस। उसी प्रकार से सॉलिड से गैस, दैट इज सब्लिमेशन। तो जब हम फिजिकल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो हमारे सिलेबस में तीन केसेस हैं, एक है सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, सॉलिड से गैस। चुटकी में समझ में आएगा, जैसे कह रहा हूं सुनते चलना, ठीक है साहब। बस जब हम सॉलिड से लिक्विड पढ़ते हैं ना तो उसके दो केस हैं। अच्छा, आपसे मैं कॉमन सेंस का सवाल पूछ रहा हूं, सॉलिड का वॉल्यूम ज्यादा होता है कि लिक्विड का वॉल्यूम ज्यादा होता है? सवाल पूछ रहा हूं कॉमन सेंस का, सॉलिड का वॉल्यूम ज्यादा होता है कि लिक्विड का वॉल्यूम ज्यादा होता है? कॉमन सेंस का कोई बच्चा बता सकता है, सॉलिड का वॉल्यूम ज्यादा होता है कि लिक्विड का वॉल्यूम ज्यादा होता है? क्या बात है, सभी बच्चे कह रहे हैं सर लिक्विड का वॉल्यूम ज्यादा होता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन 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 एक सॉलिड ऐसा है दैट इज H2 सॉलिड। जब H2 सॉलिड से H2 लिक्विड बनता है तो जनरल हमारा कंसेप्शन कहता है कि H2 लिक्विड का जो वॉल्यूम है, लिक्विड का वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं होता। तो जब हम सॉलिड से लिक्विड पढ़ेंगे उसको दो केस में पढ़ेंगे, एक H2O सॉलिड से H2 लिक्विड पढ़ेंगे, और दूसरा केस जब हम पढ़ेंगे तो कोई दूसरा सॉलिड, जैसे मान लो कोई भी दूसरा सॉलिड ले लिया, अपने क्वार्ट्ज की बात कर ली, डायमंड की बात कर ली, कोई भी सॉलिड, यहां लिख देता हूं मैं एनी सॉलिड, मतलब H2O सॉलिड के अलावा कोई दूसरा सॉलिड, ठीक है। एनी सॉलिड से एनी लिक्विड के दो कन्वर्जन है। तो इस केस को हम लोग दो हिस्सों में पढ़ेंगे। तो अपने पास टोटल चार फिजिकल इक्विलिब्रियम के केस है। एक स्पेशल केस है H2O सॉलिड से H2 लिक्विड का, और एक एनी सॉलिड से एनी लिक्विड का। सर यहां पे हमें दो केस बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि वाटर के केस में वॉल्यूम बढ़ता नहीं घटता है। जनरल परसेप्शन हमारा कहता है, जनरल परसेप्शन, कि जो लिक्विड का वॉल्यूम होता है वो सॉलिड के वॉल्यूम से ज्यादा होता है, और जो कि सच भी है। बस वाटर के केस में थोड़ा सा ये उल्टा होता है, राइट। तो हम लोग चार केस पढ़ रहे हैं, एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं आइस वाटर सिस्टम, राइट। ध्यान से सुनिएगा, ये आइस है बोले तो सॉलिड, वाटर है बोले तो लिक्विड। जब मैं आपको फिजिकल इक्विलिब्रियम बता रहा हूं तो जैसा कि मैंने कहा, हम इक्विलिब्रियम पर इक्विलिब्रियम कंडीशंस को डिस्टर्ब करते हैं, और इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब है CPT इनर्ट गैस, राइट। CPT इनर्ट गैस, क्योंकि हम यहां पर सॉलिड और लिक्विड की बात कर रहे हैं, तो मैं आपसे इनर्ट गैस की बात नहीं कर रहा हूं। और मैं जितने भी फिजिकल इक्विलिब्रियम की बात कर रहा हूं, जितने भी, मतलब चाहे सॉलिड से लिक्विड हो, लिक्विड से गैस हो, सॉलिड से गैस हो, इन सब में हम लोग कंसंट्रेशन को भी चेंज नहीं कर रहे हैं। मतलब जब मैं आपसे फिजिकल इक्विलिब्रियम का डिस्कशन कर रहा हूं तो मैं केवल प्रेशर और टेम्परेचर की ही बात कर रहा हूं। मतलब अगर कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम पर है तो हम या तो उसका प्रेशर बदल रहे हैं या तो उसका टेम्परेचर बदल रहे हैं, और प्रेशर और टेम्परेचर से जो चेंज आ रहा है रिएक्शन के इक्विलिब्रियम में, उसे पढ़ रहे हैं। सबसे पहले ये समझो हम क्या पढ़ रहे हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिकल इक्विलिब्रियम। फिजिकल इक्विलिब्रियम कितने केस पढ़ रहे हैं? टोटल चार केस पढ़ रहे हैं।
चार केस में भी क्या क्या पढ़ रहे हैं? चार केस में हम लोग केवल प्रेशर और टेम्परेचर का केस पढ़ रहे हैं, राइट। अब प्रेशर और टेम्परेचर का केस कैसे पढ़ रहे हैं, सबसे पहले बात करते हैं आइस वाटर, राइट। आपको मैं एक फैक्ट बता दूं बच्चों, ये है आइस, ये है वाटर। H2O का 1 ग्राम का सॉलिड का 1 ग्राम का 1 ग्राम का जो वॉल्यूम होता है वो है 1.09 ml और लिक्विड का वॉल्यूम है 1.09 ml। मतलब आप देख सकते हैं लिक्विड का वॉल्यूम यहां बढ़ा नहीं, यहां घटा है, राइट। सवाल है जब हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा? जब हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट होगी कि बैकवर्ड शिफ्ट होगी? अगर हम ली चैटलियर प्रिंसिपल की बात करें, किसकी बात करें? ली चैटलियर प्रिंसिपल की। तो ली चैटलियर प्रिंसिपल कहता है कि जब आप इक्विलिब्रियम पे इक्विलिब्रियम कंडीशंस को चेंज करते हो तो रिएक्शन उस चेंज को नलिफाई करने की कोशिश करता है, रिएक्शन उस चेंज को काटने की कोशिश करता है, और ऐसा करने के लिए वो उस इफेक्ट को या तो रिड्यूस करता है या तो काउंटर एक्ट करता है, राइट। जब हमने प्रेशर को बढ़ाया तो बच्चा यहां पे ऐसे रिलेट करता है क्या? सर हमने प्रेशर को बढ़ाया मतलब हमने वॉल्यूम को घटाया। बेटा आप ऐसा नहीं सोच सकते। सर क्यों नहीं सोच सकते? प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है, ऐसा गैसेस के लिए होता है, ऐसा आइडियल गैस के लिए होता है, यहां सॉलिड और लिक्विड है, इसके लिए आप प्रेशर वॉल्यूम से रिलेट नहीं कर सकते। यू कैन नॉट थिंक इन दिस वे। डोंट फॉरगेट कि जब आप कहते हो प्रेशर वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये ट्रू होता है, पर ये ट्रू होता है किसके लिए? ये ट्रू होता है केवल गैसेस के लिए। तो आप ये नहीं कह सकते हो हमने प्रेशर को बढ़ाया यानी कि वॉल्यूम को घटाया, नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। सर तो फिर क्या सोचेंगे? ऐसे सोचो। कैसे? इमेजिन करो ये रिएक्शन हो रही थी, इसमें इक्विलिब्रियम आ गया और आपने इक्विलिब्रियम पर प्रेशर को बढ़ा दिया। रिएक्शन हो रही थी, इक्विलिब्रियम आ गया, आइस और वाटर के बीच में इक्विलिब्रियम है, वाटर से आइस बन रहा, आइस से वाटर बन रहा, दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम है। आपने अचानक से प्रेशर को बढ़ा दिया। जैसे ही आपने प्रेशर को बढ़ाया, समझना, आप एक लिफ्ट के अंदर बंद हो, राइट। इमेजिन करो आप लिफ्ट के अंदर बंद हो, ये आप हो, आप लिफ्ट के अंदर बंद हो, मैंने प्रेशर को बढ़ाया। जब मैं प्रेशर को बढ़ा रहा हूं, थोड़ा फील करना, मतलब मैं लिफ्ट को क्या कर रहा हूं? दबा रहा हूं। जब मैं लिफ्ट को दबा रहा हूं, आप लिफ्ट के अंदर बैठे हो, तो जब मैं ऊपर से लिफ्ट को दबाऊंगा तो आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? ऊपर से पूरी ताकत से लिफ्ट को कंप्रेस किया गया, किसी मशीन के माध्यम से लिफ्ट को कंप्रेस किया, आप लिफ्ट के अंदर हो, आप क्या करोगे? मैं आपका आंसर चाहता हूं, आप क्या करोगे? आप उससे लिफ्ट को धक्का देकर ऊपर करोगे? अपोज करोगे? खुद को अडॉप्ट करोगे। अगर लिफ्ट को दबाया गया, अगर आपको ऊपर से कंप्रेस किया गया, ऐसे खड़े नहीं रहोगे, अच्छा ठीक है लिफ्ट आ जा तू मुझे कंप्रेस कर, नहीं, आप बैठ जाओगे, फिर और सिकुड़ जाओगे। ऐसे करते 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 जितना खुद को कंप्रेस कर सकते हो उतना कंप्रेस करोगे। हाँ, एक बच्चा कह रहा है सर रोटी बन जाएगी, नहीं इतना भी नहीं दबाया, हम बस कंप्रेस कर रहे हैं। तो जब कंप्रेस करेंगे तो आप खुद को क्या करोगे? अडॉप्ट करोगे। वो जो इफेक्ट हमने किया वो उस इफेक्ट को रिड्यूस करोगे, यस और नो? उस इफेक्ट को रिड्यूस करोगे, यस और नो? अरे बोलो ना। हाँ साहब, उस इफेक्ट को रिड्यूस करेंगे। तो इमेजिन करो हमने प्रेशर को बढ़ाया, जब प्रेशर को बढ़ा रहे हैं तो पानी के मॉलिक्यूल्स को अपन कंप्रेस कर रहे हैं, पानी के मॉलिक्यूल पास पास जा। जब पानी के मॉलिक्यूल को कंप्रेस करेंगे, दबा रहे हैं, प्रेशर को बढ़ा रहे हैं, तो वो क्या करना चाहेगा? सिकुड़ेगा। वो क्या करना चाहेगा? आपस में कॉन्ट्रैक्ट होगा। वो क्या करना चाहेगा? आपस में दबना चाहेगा। तो दबने के लिए वो किधर जाएगा? जिधर जाके वॉल्यूम कम हो रहा कि जिधर जाके वॉल्यूम बढ़ रहा। आप लिफ्ट में खड़े थे, आप लिफ्ट में खड़े थे और जब बैठ रहे हो तो आपस में कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हो, राइट। ठीक उसी प्रकार से जब सॉलिड था तो वॉल्यूम ज्यादा था, वॉल्यूम ज्यादा था मतलब पानी के मॉलिक्यूल दूर दूर थे। जब सॉलिड था तो वॉल्यूम ज्यादा था, वॉल्यूम ज्यादा था मतलब पानी के मॉलिक्यूल दूर दूर थे। आपने प्रेशर को बढ़ाया, अब आपने प्रेशर को बढ़ाया, तो जैसे आप प्रेशर को बढ़ाओगे तो पानी के मॉलिक्यूल क्या करेंगे? खुद को ढालेंगे, उस इफेक्ट को रिड्यूस करेंगे, वो सिकुड़ेंगे, वो आपस में कॉन्ट्रैक्ट होंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट जब होंगे तो वॉल्यूम घटेगा कि बढ़ेगा? आप मुझे बताओ। वॉल्यूम घटेगा कि बढ़ेगा? आप मुझे बताओ बच्चों। वॉल्यूम घटेगा कि बढ़ेगा? सर अगर हमने प्रेशर को बढ़ा दिया तो पानी के मॉलिक्यूल आपस में कॉन्ट्रैक्ट होंगे और कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए वो उधर शिफ्ट हो जाएंगे जिधर जाके उनका वॉल्यूम घट रहा है, मतलब वो आगे शिफ्ट हो जाएंगे। मतलब अगर हमने प्रेशर को बढ़ाया, अगर हमने प्रेशर को बढ़ाया तो जो रिएक्शन है बच्चों वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी। सर प्रेशर को बढ़ाने से रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो गई, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बेटा आगे जाके जो वॉल्यूम है वो घट रहा है। तो आपको याद रखना है H2O लिक्विड का जो वॉल्यूम होता है वो कम होता है, इसीलिए जब हम प्रेशर को बढ़ाते हैं तो वो खुद को कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है और आगे चला जाता है। तो आपको याद ये रखना है कि जब हम प्रेशर को बढ़ाते हैं, जब हम प्रेशर को बढ़ाते हैं तो जो मेल्टिंग ऑफ आइस है वो ज्यादा होता है, राइट। इंक्रीजिंग प्रेशर विल फेवर द मेल्टिंग ऑफ आइस इनटू वाटर।
प्रेशर को बढ़ाने से मेल्टिंग ज्यादा होगा। आप ऐसे समझ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ली चैके प्रिंसिपल, क्योंकि ली चैके प्रिंसिपल कहता है कि जब हम किसी भी चेंज को करेंगे इक्विलिब्रियम पर, तो रिएक्शन उसे या तो रिड्यूस करेगा या तो उसे काउंटरैक्ट करेगा। तो जैसे हमने प्रेशर को बढ़ाया, वो प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए, उसे काउंटरैक्ट करने के लिए खुद को सिकोड़ लेता है, खुद को कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, तो रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाता है। ऑलराइट, मेरे ख्याल से टाइम हो चुका है और आप सबकी भी क्लास है अगली, है ना, वरना टॉपिक आज ही हो जाना चाहिए था। कोई नहीं, कल की क्लास में खत्म करेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको होमवर्क तो दिया है, बट अभी मुझे 2-3 चीजें और बतानी है। चलो कल की क्लास जो भी जाएगी, नहीं एक्स्ट्रा क्लास नहीं, फिर मंडे को डिस्कशन करेंगे। कल आधा डिस्कशन कल होगा, आधा डिस्कशन मंडे को होगा फिर, ठीक है। ऑलराइट, अभी आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है, मैं आपको ये हैंडआउट दे दूंगा। आप सबसे रिक्वेस्ट है जितना पढ़ाया उतना रिवाइज जरूर करेंगे। आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। जिनके पास लिंक है वो जा सकते हैं, अपना ब्रेक ले लें। जिनके पास लिंक नहीं है उनको मैं लिंक दूंगा, हैंडआउट में आपको लिंक में दे दूंगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू विजय बेटा। जिनके पास लिंक है वो जा सकते हैं। जिन बच्चों के पास लिंक नहीं वो इसे प्लीज कॉपी कर लें और यहां से आपको मिल जाएगा। अब सबके पास लिंक होना चाहिए। आप सबके सामने अभी एक पॉपअप आया होगा, उस पॉपअप की मदद से आज की क्लास को हैंडआउट को डाउनलोड कर लो। हर्षित बेटा और बाकी सभी को, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। आप सभी को हैंडआउट लिंक पे मिल जाएगा। अपना ब्रेक ले लें, थैंक यू सो मच। अभी एक पॉपअप भी आ गया होगा, पॉपअप की मदद से आज की क्लास के हैंडआउट को डाउनलोड कर लो। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।